नाउ फाइल इंडेक्सिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, ठीक है, ये अपना सेकंड लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब देखो, नाउ जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है, जिसके अंदर सारा डेटा एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है, राइट, टेबल्स की फॉर्म में, ये सारी चीज़ों में। तो डेटाबेस के अंदर क्या होती हैं, अपनी फाइल्स होती हैं। फाइल्स के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड होते हैं, राइट। जैसे ये डेटाबेस, ये पूरा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर अपनी बहुत सारी ये फाइल्स हैं, राइट। ये फाइल्स के अंदर अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स हो गए। अब ये रिकॉर्ड्स के अंदर ये अपने फील्ड्स हो गए, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर ही बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर अपने बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, राइट। नाउ अब क्या होता है कि सपोज इस तरीके का सीन है कि आपके पास एक किताब है, बुक, राइट। यू कैन रिजेंबल डेटाबेस विद अ बुक। अब बुक के अंदर ना बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। बुक आपकी पूरी 1500 पेजेस की आपके पास पूरी किताब है। नाउ आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर को ढूंढना है कि एक चैप्टर है वो कौन से पेज नंबर पे है, राइट। तो अगर इस किताब का कोई इंडेक्स ना बना हुआ हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप ढूंढना शुरू करोगे, एक एक करके पन्ने को पलटोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसके अलावा अगर इस किताब का एक इंडेक्स बना हो, राइट, इंडेक्स कितना, अगर 1500 पेज की किताब है तो उसका इंडेक्स कितना होगा आपका, 3 से 4 पेजेस का होगा। उस 3 से 4 पेजेस में क्या होगा, इधर आपकी हेडिंग होगी और इधर आपका पेज नंबर होगा, राइट। तो क्या करोगे आप, ये 3 से 4 पेज को आप एक एक करके ऐसे ऐसे करोगे, जैसे ही आपको मिल जाएगा वो टॉपिक, उसके सामने वाले पेज नंबर पे जाओगे और आप झट से उसी पेज पे जंप कर जाओगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किताब आपकी बड़ी हो तो उसको एक्सेस करना और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता रहेगा। अगर किताब आपकी छोटी सी है, 2 3 4 पेज की है, तो आपको चलो 20 पेज की भी है तो आपका बिना इंडेक्स के काम चल सकता है। पर जैसे जैसे किताब आपकी बहुत मोटी होती जाएगी वैसे वैसे बिना इंडेक्स के उस किताब को एक्सेस करना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता चला जाएगा। सेम गोज विद डेटाबेस। अगर डेटाबेस छोटा सा है, उसके अंदर कम ही फाइल्स हैं, 2 3 4 फाइल्स है, तो आप एक एक करके फाइल को आइटरेट कर सकते हो। पर अगर उसके अंदर मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ फाइल्स हैं, तो आप उसको एक एक करके आइटरेट करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उसका इंडेक्स बनाओगे, आप इंडेक्स को एक एक करके आइटरेट करोगे, राइट। और फिर उसके बाद में इंडेक्स में जैसे आपको सर्टेन फाइल मिल जाए जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, तो विद इन 1 क्लिक यहाँ पे तो आपको फिर भी ढूंढना पड़ेगा, राइट। कि अगर आपको जाना है पेज नंबर, आपको पता चल गया पेज नंबर 30 पे जाना है, तो आप ऐसे करोगे, 30 से ज़्यादा पहुँच गए तो पीछे जाओगे, ऐसे। पर कंप्यूटर में तो इतना भी नहीं है, बस आपको एक बार पता चल जाए कि उस फाइल की लोकेशन क्या है, आप बस एक क्लिक में उस फाइल पे पहुँच जाओ, राइट, ठीक है। तो ये होता है अपना इंडेक्सिंग का फंडा, ठीक है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स का कलेक्शन होता है, ईच फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ईच रिकॉर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स, राइट। जो अपना डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। अब डेटा जो होता है, जो डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे होता है, जो डेटाबेस है अपना डीबी डेटाबेस, डेटाबेस अपना ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, राइट, ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक के अंदर आपका इंडेक्स भी रह सकता है और उस ब्लॉक के अंदर फाइल्स भी रह सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइल को रख, इंडेक्स को रखने के लिए कोई अलग तरीके का डेटाबेस आता है, नो। डेटाबेस डेटाबेस होता है, वो सेम होता है, राइट। अब क्या है कि जैसे आपके पास ही ये बहुत सारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स आपके पास बने पड़े हैं, राइट। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आपकी फाइल्स हैं, ये आपके डेटाबेस जो है वो ब्लॉक्स में टूटा हुआ है, और इस डेटाबेस का जो ब्लॉक है उसमें आपका इंडेक्स है, राइट। तो आप क्या करोगे कि इस इंडेक्स को आप आइटरेट करोगे, आपको यहाँ पे मिल गया तो आप झट से इस फाइल के ऊपर चले जाओगे, जिस भी फाइल के ऊपर जाओगे, ठीक है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स आर डिवाइडेड इनटू रिकॉर्ड्स, जो ब्लॉक्स हैं उसके बीच में रिकॉर्ड्स रहते हैं, राइट।
रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो ब्लॉक में स्टोर होते हैं। अब ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है कि डेटाबेस जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, तो एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रह सकते हैं, दैट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज द ब्लॉकिंग फैक्टर। अब ये जो रिकॉर्ड्स है ना, दीज कैन बी फाइल रिकॉर्ड और दीज कैन बी इंडेक्स रिकॉर्ड, राइट। अगर डेटाबेस आपका फाइल को स्टोर कर रहा है तो ये जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके फाइल्स के रिकॉर्ड्स होंगे, और अगर आपका डेटाबेस इंडेक्स को स्टोर कर रहा है तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके इंडेक्स के स्टोर होंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपनी दो प्रकार की होती है, एक स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस का अगर साइज है मान लो 10 बाइट का साइज है, ठीक है। ये ब्लॉक का जो साइज है वो 10 बाइट का साइज है, ब्लॉक का जो साइज है वो 10 बाइट का साइज है। अब आपको क्या है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो आपके रिकॉर्ड का साइज है 8 बाइट का, राइट। तो क्या होगा, एक तरीका क्या है कि आप एक ब्लॉक में 8 बाइट का स्टोर करो और जो बचा है उसको खाली छोड़ दो, और फिर दूसरे वाले ब्लॉक में 8 का स्टोर कर दो। आपने खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि बचा कितना था, 2 बाइट के अंदर आप 8 बाइट का डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे, आपको रिकॉर्ड तोड़ना पड़ता। तो एक तरीका क्या है स्टोर करने का, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें पहला वाला जो ब्लॉक है वो आपका 10 का है और दूसरा वाला भी आपका 10 का है। तो क्या है कि आप पहले 10 का स्टोर 8 का स्टोर कर दो, फिर आप यहाँ पे 2 का स्टोर कर देना, फिर आप यहाँ पे 6 का स्टोर कर देना। इस तरीके से आपका कंटिन्यूसली स्टोरिंग होती रहेगी, राइट। अब इस वाले में ड्रॉबैक क्या है, इस वाले में ड्रॉबैक है कि आपकी जो स्पेस है वो बीच बीच में खाली छूट रही है। इस वाले में फ़ायदा क्या है कि इसमें आपकी बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं छूट रही, राइट। तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, अनस्पेंड। और इस वाले को क्या बोलते हैं, स्पेंड। सीधा सा है कि जिसमें आप रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते उसको बोलते हैं अनस्पेंड, जिसमें आप रिकॉर्ड को तोड़ सकते हो उसमें बोलते हैं स्पेंड। जैसे कि आप इसमें रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते थे, यहाँ पे रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ता है ना, ये 2 बाइट को फिल करने के लिए आप तोड़ नहीं सकते थे, तो ये अनस्पेंड। इसमें आप रिकॉर्ड को तोड़ सकते हो तो ये स्पेंड, राइट। अब अनस्पेंड, अगर अगर इसमें स्पेस की इतनी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रही है तो हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट। वाई वी स्टडी अनस्पेंड इफ स्पेंड में आपका इतना अच्छा स्पेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखो, अगर आपको ये वाली फाइल, ये वाला रिकॉर्ड एक्सेस करना है, यू नीड टू रिकॉर्ड दिस एक्सेस, तो आपको कितने नंबर ऑफ ब्लॉक आपको ये हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाने पड़ेंगे। ये सारे डेटाबेस वगैरह तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है ना, जब जिसको एक्सेस करना होता है उसको हम उठा के मेन मेमोरी में लेके आते हैं। तो देखो यहाँ से आपको एक ये वाला ब्लॉक और एक ये वाला ब्लॉक, 2 ब्लॉक उठा के लेके आने पड़ेंगे जस्ट टू एक्सेस अ सिंगल फाइल। और हो सकता है कि 2 से ज़्यादा भी पड़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही से काम हो जाए, जैसे कि इस वाले रिकॉर्ड को उठाने के लिए आपको एक ही ब्लॉक लाना पड़ेगा। पर अनस्पेंड में क्या होगा, ऑलवेज एक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए एक फाइल को एक्सेस कर, एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए एक ही ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो देखो स्पेंड में क्या होता है, पार्शियली स्टोर्ड, अ रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड इन मोर देन वन ब्लॉक। एडवांटेज क्या है कि इसमें मेमोरी की वेस्टेज नहीं होती, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ब्लॉक एक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं। अनस्पेंड में क्या है कि एक रिकॉर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक में स्टोर हो सकता है। एडवांटेज क्या है कि आपको एक ही ब्लॉक एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत मेमोरी की वेस्टेज हो सकती है, ठीक है। अनस्पेंड में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ये देखो, और इसमें बिल्कुल भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। नाउ ब्लॉक हेडर नाम की भी एक चीज़ होती है, वो क्या होती है कि जैसे आपका एक ब्लॉक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक के खुद की कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक, जिसे हम ब्लॉक का मेटा डेटा कहते हैं, उसके लिए एक ब्लॉक में स्पेस जो है वो रिजर्व्ड होती है, राइट। उस स्पेस में आप कोई भी रिकॉर्ड वगैरह स्टोर नहीं कर सकते, उसमें ब्लॉक के खुद की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक हेडर, राइट। तो अब अगर हमें ब्लॉक फैक्टर निकालना है, ब्लॉक फैक्टर क्या होता है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रह सकते हैं, तो मतलब ब्लॉक का साइज माइनस हेडर, क्योंकि हेडर में आप स्टोर नहीं कर सकते, हेडर साइज अपॉन रिकॉर्ड साइज,
ठीक है। अब अगर स्पेंड है, मतलब आप रिकॉर्ड को तोड़ सकते हो, तो इसका आंसर पॉइंट में आ जाए, 2.5 आ जाए तो भी चलेगा, मतलब आप एक ब्लॉक के अंदर 2.5 रख पा रहे हो। पर अगर इसका आंसर 2.5 आ रहा है और आप अनस्पेंड है, तो आप इसमें कितने रख पाओगे? आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रख पाओगे। आधे ब्लॉक की, आधे रिकॉर्ड की जगह आपको खाली छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास अनस्पेंड है तो आपको ये रिजल्टेंट का फ्लोर लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास स्पेंड है तो आप पॉइंट में भी आंसर कर सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने पास अनस्पेंड होती है। डिफ़ॉल्ट क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डेटाबेस है ये सारा अपना सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी में अपने पास स्पेस की कोई कमी नहीं होती। तो अगर थोड़ी बहुत स्पेस वेस्ट हो भी जाए तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट मच, ठीक है। पर इसमें फ़ायदा क्या था कि आपको एक ही ब्लॉक एक्सेस की ज़रूरत पड़ रही थी। नाउ डेटा रिकॉर्ड्स जो है वो आपके फिक्स्ड साइज के भी हो सकते हैं, वेरिएबल साइज के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ए, अगर ये है तो ये आपका वेरिएबल साइज का है, क्योंकि स्ट्रिंग का साइज कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग। पर अगर ये है इंट ए, तो इसका साइज आपका फिक्स है कि ये 4 बिट 8 बिट जो भी, मतलब आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो भी होता होगा ये उसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड का साइज है वो आपका फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर फिक्स्ड साइज का रिकॉर्ड है तो वो आपका अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर वेरिएबल साइज का रिकॉर्ड है तो वो आपका स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है। अब स्पेंड का ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ क्यों करता है? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो वेरिएबल साइज है, मतलब उसका साइज इंक्रीज कर करके कितना भी हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर ब्लॉक का साइज 10 है तो वेरिएबल का साइज जो है वो 10 से ज़्यादा चला जाए। अब अगर 10 से ज़्यादा चला जाए तो वो कुछ भी कर ले, वो एक ब्लॉक में कभी आ ही नहीं पाएगा, राइट। वो एक ब्लॉक में कभी आ ही नहीं पाएगा। तो अगर अनस्पेंड है तो उसको तो कभी जगह ही नहीं मिलेगी, राइट। दैट्स वाई अगर वेरिएबल साइज का होता है तो हम स्पेंड की तरफ चले जाते हैं, पर अगर फिक्स्ड साइज का है तो हम अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नाउ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अपने पास एक्सेस टाइम है ब्लॉक्स का, वो अलग अलग तरीके से कैसे कैसे वेरी करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो रिकॉर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आपकी हीप टाइप की है, 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है रिकॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज हीप्ड, सेकंड इज ऑर्डर्ड, एंड थर्ड वन इज आल्सो ऑर्डर्ड। मतलब 2 तरीके की होती है बेसिकली, हीप और ऑर्डर्ड। हीप क्या होता है कि रिकॉर्ड्स को ना, मतलब आपने बस ऐसे ही एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ही आपने रख दिया, मतलब कुछ आपने अरेंजमेंट नहीं किया, मतलब अनऑर्डर्ड रखा। तो अगर आपको अनऑर्डर्ड सारी, मतलब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अनऑर्डर्ड हैं, तो अगर आपको पता चल भी जाए कि मेरे को चौथे वाले रिकॉर्ड पे जाना है, तो यू डोंट नो कि चौथे वाला रिकॉर्ड जो है वो 1 के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस सीक्वेंस में, यू डोंट नो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक करके सारे ही रिकॉर्ड्स को विजिट करना पड़ेगा, आइट्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका अनऑर्डर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कौन सी सर्च लगाओगे? आप सीक्वेंशियल सर्च लगाओगे, मतलब लीनियर सर्च लगाओगे, राइट। अब लीनियर सर्च लगाओगे तो हो सकता है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो आपको पहली बार में ही मिल जाए। तो अगर पहली बार में मिल जाएगा तो आपको कितने एक्सेस लगेंगे? आपको एक एक्सेस लगेगा। पर हो सकता है कि आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो रिकॉर्ड एकदम लास्ट में पड़ा हो, तो आपको कितने एक्सेस लगेंगे, राइट। एकदम अगर आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बी हैं तो आपको बी एक्सेस लगेंगे। तो एवरेज कितना हुआ? एवरेज हुआ b/2, कि ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो आपके एट द मिड, बीच में आपको मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर ऑर्डर्ड है तो आप ऑर्डर्ड में सीक्वेंशियल सर्च भी लगा सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप ऑर्डर्ड में बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, राइट। सीक्वेंशियल सर्च मतलब आप एक एक करके आइट्रेट करेंगे। अगर आप ऑर्डर्ड है फाइल फिर भी आप एक एक करके आइट्रेट कर रहे हो तो क्या है कि ऑन एन एवरेज बीच में मिल जाए, b/2 में मिल जाए। पर अगर ऑर्डर्ड में अगर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, राइट, कि बाइनरी सर्च क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड जो हैं वो इस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और आपको ढूंढना है एक पर्टिकुलर, तो पहले आप बीच में गए, फिर आपने देखा कि जो आपके रिकॉर्ड का नंबर है वो उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो आप आगे चले गए, कम है तो पीछे चले गए, फिर वो पीछे से बीच में गए, एंड सो ऑन, राइट। तो उस केस में आपका कितना ऑन एन एवरेज लगा? log b/2, राइट। और वर्स्ट केस में कितना? ठीक है, log b/2।
और वर्स्ट केस में जो बी है ये इसका भी है, ठीक है। नाउ ये सारी हो गई डेटा, मतलब रिकॉर्ड्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। अब हम ये जो डेटाबेस था उस डेटाबेस के ऊपर इंडेक्सिंग लगाएंगे। इंडेक्सिंग लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि इंडेक्सिंग टू इम्प्रूव द सर्च एफिशिएंसी इंडेक्सिंग इज यूज्ड। अब जो इंडेक्स है ना वो हमेशा ऑर्डर्ड फाइल होते हैं, राइट। जो रिकॉर्ड्स होते हैं डेटाबेस में वो ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, पर इंडेक्सिंग का काम क्या था, जल्दी से एक्सेस टाइम को कम से कम करना। पर अगर आपका इंडेक्स भी आपका अनऑर्डर्ड है तो फिर आप इंडेक्सिंग में भी आप अननेसेसरी टाइम यूटिलाइज करोगे ना, b/2 क्यों देना है, राइट। तो इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा हमेशा ऑर्डर्ड फाइल होती है, राइट। अब फाइल के रिकॉर्ड साइज के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। पर जो इंडेक्स के रिकॉर्ड साइज है उसमें क्या होगा, एक सर्च की होगी और एक पॉइंटर होगा, राइट। सर्च की को आप मान सकते हो चैप्टर का नाम और पॉइंटर को मान सकते हो पेज नंबर, राइट। सर्च की मतलब कि जैसे आपके पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स की कोई ना कोई एक सर्च की होगी ना। ये जो सर्च की होगी मतलब प्राइमरी की इसकी मान लो, लेट से प्राइमरी की, ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी की ही सर्च की हो, आगे चल के देखेंगे, राइट। तो ये जिस की के बल पे हम इसको यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं, जिस की के बल पे हम इसको यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं, ये की आपकी इंडेक्स में इस्तेमाल होगी। ये की आपके इंडेक्स में लिखी जाएगी और उसके सामने एक पॉइंटर होगा। आप ढूंढोगे इस सर्च की को, आपको जैसे ही सर्च की मिल जाएगी आपको पता चलेगा कि मेरे को तो इसी पेज पे जाना था जिसकी सर्च की ये थी, तो आप इसके सामने वाले पॉइंटर पे क्लिक करोगे एंड यू विल रीच टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक जिसके अंदर ये पर्टिकुलर फाइल, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखा होगा, राइट। नाउ ब्लॉक साइज ऑफ द इंडेक्स फाइल इज इक्वल टू ब्लॉक साइज ऑफ द डेटाबेस फाइल। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी लिख दिया कि जो इंडेक्स का ब्लॉक साइज है और वो डेटाबेस का ब्लॉक साइज है वो सेम ही होता है, राइट। जो इंडेक्स होता है उसके रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, आप इंडेक्स एंट्रीज बोलते हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडेक्स के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज द ऑर्डर्ड इंडेक्स, सेकंड इज द हैश इंडेक्स, राइट। ऑर्डर्ड इंडेक्स में क्या होता है कि जो इंडेक्स की एंट्रीज होती हैं वो आपकी ऑर्डर्ड वे में भरी जाती हैं, अनऑर्डर्ड टाइप का कोई इंडेक्स नहीं होता। इन सेकंड इज द हैश इंडेक्स। हैश इंडेक्स में क्या होता है कि जो आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स फाइल के अंदर बकेट्स होती हैं बनी हुई, और बकेट्स के अंदर आपकी सर्च की पॉइंटर भरे जाते हैं। ये जो है अपना पूरा हैशिंग वाला कॉन्सेप्ट ये अपने सिलेबस में नहीं है, पहले था अब नहीं है। और तो अपने को क्या पढ़ना है, पूरा पूरा ऑर्डर्ड इंडेक्स को पढ़ना है। अब अगर आप एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें कितने एवरेज ब्लॉक एक्सेस लगेंगे। फर्स्ट इज द लॉग BI। BI क्या है, आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द इंडेक्स, की इंडेक्स के अंदर कितने ब्लॉक्स इस्तेमाल हो गए, राइट। तो ऑर्डर्ड हैं सारे, तो उसको पर्टिकुलर पहुंचने में log BI प्लस 1 कैसे, वो सर्च पॉइंटर पे क्लिक करके पहुंचने के लिए, ठीक है। BI क्या है, आपका नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका ये इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं, राइट। तो आप ये कोशिश नहीं करते कि आप पर्टिकुलर एंट्री तक पहुंचोगे, नो, यू डोंट वांट टू गो टू द पर्टिकुलर एंट्री एक्सेस टाइम में। एक्सेस टाइम में आप क्या कोशिश करते हो कि मेरे को उस ब्लॉक तक पहुंचना है जिसमें मेरी डिजायर्ड एंट्री मेरे को मिल जाए। क्यों, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि एक ब्लॉक के अंदर ज़्यादा एंट्रीज नहीं होती, 10 12 15 एंट्रीज होती हैं, तो उनको मैं एक एक करके अगर आइट्रेट कर भी लूँ तो भी मेरे को कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो आपका मेन टास्क क्या होता है कि आप उस ब्लॉक तक पहुँचो जिस ब्लॉक में आपकी डिजायर्ड एंट्री है, राइट। अगर आपको उस पर्टिकुलर एंट्री तक ही पहुँचना होता है डायरेक्ट, तो आप क्या करते हैं, log to नंबर ऑफ एंट्रीज करते, पर नंबर ऑफ एंट्रीज इस्तेमाल नहीं होता, log to नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस्तेमाल होता है, राइट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आपने सीलिंग क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पास ब्लॉक है, मतलब जो इसका आंसर है वो 2.3 तक आ रहा हो। अगर 2.3 तक आ रहा है तो इसका मतलब आपको 2.3 तक आ रहा है, इसका मतलब कि 2 ब्लॉक तो पूरा और तीसरा वाला है, मतलब 2.3 है तो 2 ब्लॉक पूरा और उसके आगे थोड़ा सा और आपको ढूंढना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा, इसका मतलब आपको टोटल 3 ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो पूरे इंडेक्स में कंक्लूजन में आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है ब्रांच फैक्टर का,
राइट, जो ये वाला फॉर्मूला था BF, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसमें आप फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे ही फॉर्मूलाज में आप सीलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपके इंडेक्स की दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट इज द डेंस इंडेक्स फाइल, सेकंड इज द स्पार्स इंडेक्स फाइल। डेंस इंडेक्स फाइल्स क्या होती हैं? डेंस इंडेक्स फाइल में आपके डेटाबेस के हर एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास इंडेक्स में एक एंट्री होती है, और स्पार्स इंडेक्स फाइल क्या होती है कि आपके पास हर एक रिकॉर्ड के लिए, डेटाबेस के हर एक रिकॉर्ड के लिए हर एक एंट्री हो, ये ज़रूरी नहीं है। या तो जो आपके पास डेटाबेस है, वो जो डेटाबेस है, अगर डेटाबेस में आपके अगर आपके सर्च की ये है, राइट, सर्च की ये है, तो डेटाबेस में अगर आपके पास सर्च की है तो 1 1 2 2 2 3 3, अगर इस तरह से है तो 1 आपके पास एक होगा, इसे हम क्लस्टर इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। तो 1 के लिए एक रिकॉर्ड होगा इंडेक्स में, 2 के लिए एक रिकॉर्ड होगा इंडेक्स में, और 3 के लिए एक रिकॉर्ड होगा इंडेक्स में, राइट। तो इस तरीके के इंडेक्स को बोलते हैं स्पार्स इंडेक्स, जब आपके पास हर एक रिकॉर्ड के लिए एंट्री ना हो, राइट। एक और तरीके का इंडेक्स होता है जिसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे ये डेटाबेस के ब्लॉक्स हैं, ये 3 ब्लॉक हैं, तो इस ब्लॉक के लिए एक एंट्री होगी, इस ब्लॉक के लिए एक एंट्री होगी, और इस ब्लॉक के लिए एंट्री होगी, राइट। ये क्या आपके पास स्पार्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स कैसा होता है कि जैसे आपके पास ये आपका डेटाबेस है और ये आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये आपके पास 2 ब्लॉक हैं और ये 3 रिकॉर्ड है, तो इसकी एक एंट्री, 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 राइट। ये इस तरीके का होता है। अच्छा, जब डेंस में आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज आपके पास सेम ही रहती हैं लगभग, तो फिर हम ये डेंस को लगाते क्यों हैं? डेंस को इसलिए लगाते हैं ताकि मेन कारण क्या होता है डेंस लगाने का, कि आपकी जो सर्च की है वो आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए, राइट। यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, दीज नीड नॉट टू बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर, पर इंडेक्स है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड होते हैं, पर ये इस तरह से, 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 यहाँ पे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एक्सेस टाइम है वो b/2 से जस्ट log b हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन कारण होता है डेंस इंडेक्स लगाने का। तो डेंस इंडेक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड्स, एंड स्पार्स में क्या होता है नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेटाबेस ब्लॉक्स, एप्लीकेबल व्हेन डेटाबेस रिकॉर्ड्स आर सीक्वेंशियल स्टोर्ड इन सर्च कीज। हाँ, इस पार्ट्स में जो आपके पास डेटाबेस में एंट्रीज है वो सीक्वेंशियली स्टोर होना ज़रूरी है, सीक्वेंशियली स्टोर होना ज़रूरी है, राइट। टू लोकेट अ रिकॉर्ड विद सर्च की, अगर आपको किसी एक रिकॉर्ड पे पहुंचना है जिसकी सर्च की के है, तो आपको सबसे पहले आपको फाइंड द इंडेक्स रिकॉर्ड विद द लार्जेस्ट की वैल्यू जस्ट लेस देन के। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लार्जेस्ट की वैल्यू कौन सी थी जो जस्ट आपके के से छोटी है। इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये है, ये 1 2 3 ये ब्लॉक है, इसकी एक एंट्री है 1 की, 1 4 8 ये है। ठीक है, अब आपके पास इंडेक्स कैसा होगा, इंडेक्स आपके पास ऐसा होगा, सब इंडेक्स में आपके पास 3 एंट्रीज होंगी 1 4 8, राइट। अब आपके पास जो सर्च की है, आपके पास जो सर्च की है वो सर्च की है सपोज 7, राइट। अब 7 है तो वो 7 आपके पास किस ब्लॉक में आएगी, वो 7 आपके पास आएगी इस ब्लॉक में, राइट, क्योंकि इस ब्लॉक में तो 8 से स्टार्ट हो रही है, और जो सर्च की है वो आपके पास इस पार्ट्स में क्या होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होनी चाहिए, मतलब जो डेटाबेस की फाइल्स हैं वो आपके पास इस पार्ट्स में ऑर्डर्ड होनी चाहिए, तो जो 7 है वो 7 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब अगर आप इंडेक्स में से 7 ढूंढोगे तो आप क्या ढूंढोगे कि ऐसी कौन सी सर्च की है, लार्जेस्ट सर्च की विच इज जस्ट लेस देन 7, राइट। देखो 1 लेस देन 7 है, पर क्या लार्जेस्ट है, नहीं है। फिर 4 भी लेस देन 7 है, फिर 8 लेस देन 7 नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सी कीज़ हैं जो 7 से छोटी हैं, 1 और 4, इनमें से लार्जेस्ट कौन है, 4 लार्जेस्ट है। तो मतलब आपको इस वाले रिकॉर्ड पे, इस वाले रिकॉर्ड पे इस वाले ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, इसी ब्लॉक में आपको कहीं ना कहीं सर्च की 7 वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा, राइट। तो आपको उस
उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाना है जिसकी सर्च की जस्ट आपकी सर्च की से छोटी हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो आपको ये दोनों स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। नाउ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है, मतलब इंडेक्सिंग दो प्रकार की हो सकती है, सिंगल लेवल इंडेक्स, मल्टी लेवल इंडेक्स। सिंगल लेवल इंडेक्स क्या होता है कि एक जो पूरे डेटाबेस है उस पूरे डेटाबेस का केवल एक ही इंडेक्स बन पा रहा है, देन इट इज द सिंगल लेवल इंडेक्स। अब क्या होता है कई बार कि जैसे ये आपका डेटाबेस है, ये आपके पास ब्लॉक्स हैं, तो इस ब्लॉक का स्पार्स है सपोज, इस ब्लॉक का आपका इंडेक्स बन पा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो इंडेक्स है, जो जैसे इंडेक्स भी आपका डेटाबेस में ही स्टोर होता है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये डेटाबेस है, राइट, अब ये डेटाबेस के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स की 4 एंट्रीज हैं, चारों की चारों एंट्रीज अगर एक ही ब्लॉक में आ जाए तब तो सही है, तो ये इंडेक्स एकदम प्रॉपर है, राइट। पर अगर आपकी जो चारों एंट्रीज हैं वो एक से ज़्यादा ब्लॉक में आए, मतलब एक ब्लॉक में ये चारों एंट्रीज ना आ पाए, तो आप क्या करते हो, आप इसका भी इंडेक्स बना देते हो। इसके इंडेक्स में क्या 2 एंट्रीज आएंगे, अब ये 2 एंट्रीज एक ही ब्लॉक में आराम से आ जाएंगी, राइट। तो मतलब क्या करते हो कि आप, ताकि एक्सेस आपके कम से कम हो जाए, इसलिए आप इंडेक्स का भी इंडेक्स बनाते रहते हो जब तक कि आपके इंडेक्स की सारे के सारी एंट्रीज विद इन ओनली 1 ब्लॉक ना आ जाए, राइट। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, ऑलराइट। अब ये कम कैसे हुआ, अब सपोज करो कि यहाँ पर होते तो आपके पास कितना लगता, log 2 लगता, अब कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ log 1। log 1 क्या होता है 0, तो मतलब आपके पास एक दो ही एक्सेस लगेगा, ठीक है। पहले log 2 + 1 लगता, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 पॉइंट, log वैसे log 2 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा एंट्रीज होती तो फर्क पड़ जाता, ठीक है। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होता है कि अगर इंडेक्स की एंट्रीज आपके पास एक ब्लॉक में ना आ पाए तो आप इंडेक्स का भी इंडेक्स बनाते रहते हो जब तक कि आपके पास पूरा का पूरा इंडेक्स विद इन 1 ब्लॉक ना आ जाए, राइट। तो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग 3 प्रकार की, प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स एंड सेकेंडरी इंडेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइमरी इंडेक्स मतलब कि अब जैसे ये डेटाबेस है, ठीक है, अब अगर डेटाबेस की जो सर्च की है वो अगर आपकी प्राइमरी इंडेक्स है, प्राइमरी इंडेक्स है, प्राइमरी की है, सॉरी प्राइमरी की है, तो मतलब ये यूनिक होगी। अगर ये यूनिक होगी तो मतलब इसका मतलब कि हम यहाँ पर एक का एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, मतलब आप इसको स्पार्स भी बना सकते हो और डेंस भी बना सकते हो, और अगर आपके पास ये सीक्वेंशियल में है तो आप एक ब्लॉक का एक रिकॉर्ड भी, एक एंट्री भी बना सकते हो, तो आप इसको डेंस भी कर सकते हो। तो जो प्राइमरी इंडेक्स है वो आपका स्पार्स भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, पर 99% स्पार्स होता है क्योंकि सीक्वेंशियली स्टोर्ड है, तो स्पार्स में ही ज़्यादा फायदा रहता है। अब क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जैसे क्लस्टरिंग का हमने एक एग्जांपल लिया भी था ऊपर कि कि ये वाला जो है वो क्लस्टरिंग है, मतलब आप एक क्लस्टर का एक एंट्री बना रहे हो। अब यहाँ पे जो ये सेकेंडरी की है, दिस सेकेंडरी की कैन नॉट बी अ प्राइमरी की, ये प्राइमरी की नहीं बन सकती, ये प्राइमरी की नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, यूनिकनेस नहीं है। पर ये आपकी ऑर्डर्ड है, राइट, मतलब ये प्राइमरी की तो नहीं है पर ये ऑर्डर्ड है, अगर ऑर्डर्ड नहीं होता तो ये क्लस्टर नहीं बना पाता, राइट। तो मतलब कि ये आपका ऑर्डर्ड है पर नॉन की है, तो यहाँ पे क्लस्टरिंग इंडेक्स है, मतलब एक क्लस्टर का एक इंडेक्स। तो ये जो क्लस्टरिंग इंडेक्स होती है वो आपकी हमेशा ही हमेशा क्या होती है, स्पार्स होती है, पर ये डेंस भी बन सकती है। डेंस कब बन जाएगी, सपोज करो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एक हो, 2 हो, 3 हो, मतलब एक मल्टीपल टाइम्स ना हो, 2 भी मल्टीपल टाइम्स ना हो, 3 भी मल्टीपल टाइम्स ना हो, तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन द डेटाबेस, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द इंडेक्स, ऐसा टाइप का फील आएगा, राइट। तो ये बन जाएगा आपका डेंस, पर ये हमेशा क्या होता है, स्पार्स होता है 90%। तो फाइल रिकॉर्ड्स आर ऑर्डर्ड ऑन अ नॉन की फील्ड विदाउट अ डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड, जैसा कि अभी था, मोस्टली स्पार्स 1 एंट्री फॉर 1 डिस्टिंक्ट नॉन की, बट मे बी डेंस इफ ईच क्लस्टर हैज ओनली 1 रिकॉर्ड ओनली, ठीक है। At most one cluster index is possible for any database relation. Yes, this is very very important कि एक डेटाबेस के ऊपर आप एक ही प्राइमरी इंडेक्स लगा सकते हो और एक ही क्लस्टरिंग इंडेक्स लगा सकते हो, एंड एक डेटाबेस के ऊपर अगर आप प्राइमरी इंडेक्स लगा चुके हो तो आप क्लस्टरिंग इंडेक्स नहीं लगा सकते, अगर आप क्लस्टरिंग इंडेक्स लगा सकते हो तो आप प्राइमरी इंडेक्स नहीं लगा सकते, ठीक है।
तो मतलब कि प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टरिंग इंडेक्स का क्या है कि एक ही लगेगा, या तो प्राइमरी या तो क्लस्टरिंग, और वो भी एक ही बार लगेगा बस। इसके बाद में आता है सेकेंडरी इंडेक्स। अभी तक हमने बात की अगर आपका डेटाबेस जो है वो ऑर्डर्ड है की के ऊपर ऑर्डर्ड है तो प्राइमरी इंडेक्स, ऑर्डर्ड है नॉन की के ऊपर ऑर्डर्ड है तो क्लस्टरिंग इंडेक्स। अब अगर ऑर्डर्ड ही नहीं है, अनऑर्डर्ड है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्स मतलब क्या होता है कि प्राइमरी इंडेक्स क्लस्टरिंग इंडेक्स तो अपना काम कर रहा है, हम एक और इंडेक्स लगा देते हैं सेकेंडरी इंडेक्स मतलब कि अनऑर्डर्ड की के ऊपर लगा पा रहे हैं, राइट। कि अगर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट मान लो आप ए लिखा है, ये इसमें कुछ भी 3 4 1 2 3 कुछ भी उल जलूल पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर अगर हम इंडेक्स लगाने की कोशिश करें तो ये क्या है, आपका अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर्ड के ऊपर अगर आप इंडेक्स लगाओगे तो लगाओगे सेकेंडरी इंडेक्स, इसके ऊपर अलग से इंडेक्स लग जाएगा सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडेक्स क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है फाइल, इस बार इस वाले एट्रीब्यूट के ऊपर फाइल ऑर्डर्ड नहीं है, तो सेकेंडरी इंडेक्स जो है वो हमेशा डेंस होता है, राइट। क्योंकि ऑर्डर्ड नहीं है तो आप ब्लॉक में उसको अरेंज भी नहीं कर सकते और आप उसको क्लस्टर भी नहीं बना सकते क्योंकि ऑर्डर्ड नहीं है। तो सेकेंडरी इंडेक्स हमेशा डेंस होता है, राइट। सेकेंडरी इंडेक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल, अगर प्राइमरी इंडेक्स या फिर क्लस्टरिंग इंडेक्स आप बना चुके हो ओनली देन आप सेकेंडरी इंडेक्स को लगा सकते हो एक्स्ट्रा में, राइट। सेकेंड इंडेक्स का काम क्या होता है, केवल एक ही पर्पस होता है कि जो आपकी अनऑर्डर्ड वाला जो एट्रीब्यूट था उसको अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको ऑर्डर्ड वे में कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो, बस यही एक काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं, ड्यू टू द फैक्ट कि इंडेक्स फाइल हमेशा ऑर्डर्ड होती है, राइट। प्रोवाइड अ सेकेंडरी मीन्स ऑफ एक्सेसिंग अ फाइल फॉर विच सम प्राइमरी एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसके बाद में आता है अपना मल्टी लेवल इंडेक्स। मल्टी लेवल इंडेक्स दो प्रकार के, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है कि स्टैटिक आपका यही वाला, ये जो है आपका स्टैटिक है कि मतलब एक बार इंडेक्स बन गया तो बन गया, राइट। अगर स्टैटिक एक बार इंडेक्स बन गया तो बन गया, उसके बाद ये रीअरेंज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। अगर कोई ब्लॉक वगैरह कोई रिकॉर्ड वगैरह डिलीट होगा तो वो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंडेक्स के ऊपर, डेट्स वाई इट इज़ द स्टैटिक इंडेक्स। तो स्टैटिक मल्टी लेवल इंडेक्स का क्या फंडा था, सॉरी, कि अगर इंडेक्स आपका एक ब्लॉक में नहीं आ पा रहा तो इंडेक्स का इंडेक्स बनाते जाओ जब तक कि आपका वो विद इन अ सेम ब्लॉक ना आ जाए। दूसरे तरीके का इंडेक्स होता है मल्टी लेवल इंडेक्स होता है डायनामिक, राइट। डायनामिक मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है, जो कि रिकॉर्ड्स के इंसर्शन पे या फिर रिकॉर्ड्स के डिलीशन पे इंडेक्स बदल जाए, वो होता है डायनामिक इंडेक्स। ठीक है, तो उसमें if index not filled in one memory block access become expensive, treat index kept on a disk as a sequential file and construct a sparse index on it। हाँ, एक चीज़ और कि जब आप इंडेक्स पे इंडेक्स बनाते हो ना, तो पहला वाला इंडेक्स तो हो सकता है कि आपका डेंस हो, क्योंकि अगर आपको अनऑर्डर्ड मिल गया तो आप डेंस ही बना पाओगे, राइट, स्पार्स नहीं बना पाओगे। पर एक बार इंडेक्स बन गया तो वो पक्के से ऑर्डर्ड है, तो आगे के इंडेक्स आप स्पार्स बना सकते हो। तो अगर आपका जब भी मल्टी लेवल इंडेक्स बनाएंगे तो सेकंड लेवल से जितने भी इंडेक्स होंगे वो सारे के सारे स्पार्स होंगे और वो सारे के सारे प्राइमरी होंगे। ठीक है, तो treat index kept on a file as a sequential file and construct a sparse index on it। आउटर जो इंडेक्स होंगे वो हमेशा स्पार्स होंगे, जो इनर इंडेक्स होंगे वो बेसिक इंडेक्स होगा, प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टरिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंडेक्सेस एट ईच लेवल मस्ट बी अपडेटेड ऑन इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम द फाइल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड सो ऑन इफ वी रिपीट द अबव प्रोसेस अंटिल इंडेक्स एंट्रीज फिट इन वन ब्लॉक। ठीक है, अगर इससे फ़ायदा क्या कि अगर आपके पास n लेवल्स बन चुके हैं तो आपको कितने एक्सेस लगेंगे, आपको एक्सेस लगेंगे केवल n+1, क्योंकि जो बाहर वाला लेवल था वो तो एक ही ब्लॉक में था, तो अगर उसमें बाइनरी सर्च कैसे लगाओगे, लॉग 1 करोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए 1 एक्सेस, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए एक और एक्सेस, ऐसे करके n एक्सेस लगेंगे एकदम इनर मोस्ट इंडेक्स तक पहुंचने के लिए। इनर मोस्ट इंडेक्स तक आप पहुंच गए n एक्सेस में तो आप डेटाबेस तक पहुंच गए n+1 एक्सेस में, राइट। एट ईच लेवल 1 इंडेक्स ब्लॉक प्लस 1 डेटा ब्लॉक। ठीक है, हर एक लेवल में एक आपका इंडेक्स ब्लॉक होगा और एक आपका डेटा ब्लॉक होगा। उसके बाद देख लेते हैं अपन डायनामिक वाले में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर से काफ़ी टाइम
से गेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। अब मल्टी लेवल इंडेक्स डायनामिक वाले दो तरीके के स्टोरेज होती हैं, एक होता है आपका बी ट्री और एक बी प्लस ट्री। जल्दी से फॉर्मूलाज देख लेते हैं बी और बी प्लस के। नाउ अब बी प्लस ट्री में क्या होता है ना कि इंटरनल नोड्स और लीफ नोड्स इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है। बी प्लस में क्या होता है, इंटरनल नोड और एक्स्ट्रा लीफ नोड इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। बी ट्री में क्या होता है ना, जो डेटा होता है वो इंटरनल नोड में भी रह सकता है, लीफ में भी रह सकता है। बी प्लस में क्या होता है, जो डेटा होता है वो केवल और केवल लीफ नोड में रहता है, इंटरनल नोड में नहीं रहता। ठीक है। तो अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि अगर नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर की बात करें तो अगर पी ऑर्डर है तो एक स्ट्रक्चर में आपके पास पी ब्लॉक पॉइंटर हो सकते हैं, पी माइनस वन कीज हो सकती हैं और पी माइनस वन रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं। की क्या, सर्च की, रिकॉर्ड पॉइंटर क्या कि वो सर्च की के आगे जो रिकॉर्ड पॉइंटर होता है जिस पे क्लिक करके आप ओरिजिनल डेटाबेस तक, ओरिजिनल ब्लॉक तक पहुंचते हो, वो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है। मिनिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट ये याद रखने की इतनी नीड नहीं है, ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर ऑर्डर पी है तो ब्लॉक पॉइंटर पी रहेंगे, पी माइनस वन कीज रहेंगी और पी माइनस वन रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे। अब अगर इंटरनल नोड है तो स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होता है कि अगर आपके पास ऑर्डर है, सपोज ऑर्डर है आपके पास 3, राइट। तो अगर 3 ऑर्डर है तो आपका पास तीन आपके पास 3 हाँ, आपके पास 3 ब्लॉक पॉइंटर होंगे B2 B3, 2 आपके पास कीज होंगी K1 K2 और 2 ही आपके पास रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे R1 R2, राइट। ठीक है। अब ये जो ब्लॉक पॉइंटर होगा वो नीचे दूसरे वाले से जुड़ा हुआ होगा, ये नीचे दूसरे वाले से, ये नीचे दूसरे वाले से। ये एक डेटा हो गया, एक इंडेक्स एंट्री हो गई, ये एक इंडेक्स एंट्री हो गई। अब वैसे ये जुड़ा होगा नीचे जिसमें और एंट्रीज होंगी, ये जुड़ा होगा जिसमें और एंट्रीज होंगी, ये जुड़ा होगा जिसमें और एंट्रीज होंगी। ये ब्लॉक पॉइंटर नीचे किससे जुड़ा होगा, वो वाली कीज, इस ब्लॉक पॉइंटर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप उन कीज पे पहुंचोगे जिनकी जो सर्च की थी वो ये वाली सर्च की से छोटी थी। इससे वो जुड़ी होंगी जिनकी सर्च की K1 से K2 तक थी, राइट। इनसे वो जुड़ा होगा जिनकी एंट्रीज K2 से K3 तक थी। इक्वालिटी कहीं पे भी होल्ड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाली जो की है K1 वो तो ऊपर स्टोर्ड है। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपके पास बी ट्री है, उसके नोड का साइज इतना है और तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज रह सकती हैं अगर उसका ब्लॉक पॉइंटर इतना है तो, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल है कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो इसका पूरा का ब्लॉक साइज, अब इसमें आपके पास ब्लॉक पॉइंटर कितने हो सकते हैं, जितना आपके पास ऑर्डर है उतना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ब्लॉक पॉइंटर प्लस कितने आपके पास कीज हो सकती हैं, p माइनस वन, अगर p ऑर्डर है तो p माइनस वन इंटू कीज प्लस p माइनस वन इंटू रिकॉर्ड पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। बस ये आपको क्या माइंड में स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए कि नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये फॉर्मूला तो आप रटेंगे भी नहीं और वहाँ पे जाके एकदम लिख भी लेंगे। नाउ अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनल नोड हो, लीफ नोड हो, सबके लिए सेम है तो लीफ में भी यही स्ट्रक्चर होगा। अब लीफ के नीचे तो जाएंगे नहीं, अगर लीफ के नीचे जाएंगे तो फिर वो लीफ ही कैसी है, राइट। वो लीफ नहीं है, फिर वो इंटरनल नोड है। तो मतलब जो लीफ होंगे तो वहाँ पे जो ब्लॉक पॉइंटर होंगे वो सारे नल को पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। इसकी क्या एडवांटेज है कि रैंडम एक्सेस के लिए सुटेबल है, लॉग एन पेज भी ये बिल्कुल काम का नहीं है पर आप ध्यान रख सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि सीक्वेंशियल के लिए अच्छा नहीं है। सीक्वेंशियल के लिए कौन अच्छा है, बी प्लस अच्छा होता है। ठीक है। अब बी प्लस ट्री के में क्या होता है, ये बी प्लस ट्री स्टार्ट हो गया यहाँ से। बी प्लस ट्री में क्या होता है कि जो इंटरनल नोड होती हैं उन इंटरनल नोड में कोई भी रीड पॉइंटर नहीं होता। इंटरनल नोड में रीड पॉइंटर क्यों नहीं होता, ये जो रीड पॉइंटर था जिसको क्लिक करके रिकॉर्ड पॉइंटर रीड नहीं, ये रिकॉर्ड है। ये जो रिकॉर्ड पॉइंटर था जिसको क्लिक करके हम ओरिजिनल ब्लॉक तक जाते थे, राइट, वो इंटरनल नोड्स में नहीं होता। क्यों, क्योंकि इंटरनल नोड में कोई एंट्री नहीं होती। मैंने बताया बी प्लस में जो इंडेक्स की एंट्रीज होती हैं, जो डेटा होता है वो केवल और केवल लीफ नोड में लाया करता है, राइट। तो ऑल कीज आर अवेलेबल एट लीफ नोड, कि जितनी भी आपके पास कीज डेटा जो भी है वो सारा आपका लीफ नोड पे लाया करता है।
लीफ नोड कंटेन्स कीज एंड आरपी प्लस वन ब्लॉक पॉइंटर, मतलब जो लीफ नोड है उसमें आपके पास कीज होती हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं और सिर्फ एक ब्लॉक पॉइंटर होता है। जैसे यहाँ पे इतने सारे थे ना, वहाँ पे बस एक ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अगर आप इंटरनल नोड्स की बात करें तो ये B1 के B2 के, मतलब अगर आपके पास P ऑर्डर है तो आपका इंटरनल नोड कैसा बनेगा, सब नहीं P नहीं, 3 ऑर्डर है तो 3 तो ब्लॉक पॉइंटर होंगे, 1 2 3, राइट। और आपके पास 2 कीज होंगी, K1 K2। अब ये जो इधर डिफाइन, ये इधर पॉइंट करेगा, ये इधर पॉइंट करेगा, ये इधर पॉइंट करेगा। यहाँ पे क्या होंगे, जो आपकी K1 से बराबर देन छोटी होगी। यहाँ पे कौन सी होगी, जो K1 से बड़ी होगी, K1 से बड़ी होगी एंड K2 से बराबर देन छोटी होगी, राइट। ताकि जो अगर K2 है तो वो K2 वाली जो की है वो यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे लाई करेगी K1 वाली, ना कि ऊपर। मतलब इंटरनल डेटा में कोई भी की लाई नहीं करेगी। अगर आपका बिल्कुल लास्ट वाला लीफ नोड की बात की जाए तो वो कैसे दिखेगी, अगर आपके पास P ऑर्डर है तो क्या होगा, अगर आपके पास 3 ऑर्डर है तो क्या होगा, K1 R1, K2 R2 और BP, राइट। अगर आपके पास 3 ऑर्डर है तो मतलब एक लीफ के अंदर 2 इंडेक्स एंट्रीज लाई करेंगी और लास्ट में आपका ब्लॉक पॉइंटर होगा जो कि पॉइंट करेगा नेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़, आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप ये फॉर्मूला बना लेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर पी आपके पास ऑर्डर है तो आपके पास पी ही ब्लॉक पॉइंटर होंगे, तो पी इंटू ब्लॉक पॉइंटर प्लस पी माइनस वन इंटू कीज इज लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। और अगर आपके पास यहाँ पे पी ऑर्डर है तो पी माइनस वन इंटू कीज प्लस बी आर पी, ठीक है, ये प्लस वन ब्लॉक पॉइंटर इज लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। ठीक है, और इन रेस्ट नोड मिनिमम की इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। या रूट नोड में आपके पास कम से कम एक की होनी चाहिए, अगर एक की नहीं है तो रूट नोड का काम ही यही था की को रखना। अगर रूट नोड के अंदर एक भी की नहीं है तो आप उसको रूट नोड कह ही नहीं सकते। ठीक है, आप एक्सटेंड कैसे करोगे, अब इसका एडवांटेज क्या है कि सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ डेटा करने में कामयाब है ये अच्छा बी बी ये जो बी ट्री था वो सीक्वेंशियल एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बी ट्री ऐसे जा सकता है, 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 ऐसे जा सकता है। पर जो बी प्लस ट्री है ना वो ऐसे 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 फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे भी जा सकता है। तो ये जो है ना सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकता है। ये देखो, ये लास्ट में एक ब्लॉक पॉइंटर होता है जो कि ऐसे 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 से जा सकता है, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए भी ठीक है बी प्लस। पर बी ट्री सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं कर सकता था, राइट। तो आई थिंक सो इंडेक्सिंग की आपकी पूरी थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज करने में यहाँ पे सक्सेसफुल रहा हूँगा। And now the last chapter of the DBMS, that is transaction and concurrency control. Last chapter of the database management system, transaction and control protocol. So what is the transaction? Transaction is that part of the code या फिर that segment of the code that wants to change any data type, right? कोई भी data type आपके सिस्टम में है, कोई भी डेटा टाइप आपके पास है, उस डेटा टाइप की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो आपको ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन है मतलब कि वो डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा है, लाइक कि बैंक में आपका अकाउंट बैलेंस इज अ डेटा टाइप, तो ट्रांजैक्शन हुई विदड्रॉ की तो वो क्या करना चाहेगा, वो आपको पैसे देना चाहेगा और वो ट्रांजैक्शन बेसिकली आपके जो बैलेंस है उसको चेंज करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। अगर आप बैंक में पैसे जमा करो आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली आपके बैलेंस वाला जो डेटा टाइप था उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगी। तो अगर एक ट्रांजैक्शन है तो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करनी चाहिए, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी होती है कि जो ट्रांजैक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्योंकि वो डेटा टाइप की वैल्यू के साथ में खेल रही है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कितनी मेहनत करके पैसे जमा करता है, अब भाई वो एक डेटा टाइप ही तो है, जस्ट एक डेटा टाइप है जो कि होल्ड करा हुआ है कि आपका बैलेंस कितना है। अब बस एक डेटा टाइप की वैल्यू चेंज हो जाए आपके जीवन भर की सारी कमाई चली जाएगी, राइट। तो अगर ट्रांजैक्शन होती है तो वो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। फर्स्ट इट एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या कहती है कि अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो पूरी होगी,
मतलब कि इफ देयर आर 7 इंस्ट्रक्शंस इन वन ट्रांजैक्शन तो आइदर नो इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड और ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 में से 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए बाकी के 3 नहीं हुए, नो, इट विल नॉट बी एंटरटेन। अगर ऐसा हो रहा है कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर 7 इंस्ट्रक्शंस थे, 3 इंस्ट्रक्शंस तक हुए, फिर जैसे ही 4th पे आया वैसे ही किसी ना किसी सिस्टम फेलियर हो गया या फिर प्रोग्राम क्रैश कर गया, कुछ भी कर गया और आपकी ट्रांजैक्शन वहीं पे रुक गई, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक कर जाएगी टू द फर्स्ट स्टेप, कि अगर वो जो 3 इंस्ट्रक्शन ने जितना भी इम्पैक्ट क्रिएट किया था वो इम्पैक्ट भी आपका वो इम्पैक्ट भी आपका अंडू हो जाएगा, मतलब वो इम्पैक्ट भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो कंक्लूजन इज, या तो ट्रांजैक्शन के साथ इंस्ट्रक्शंस का इम्पैक्ट आपको दिखेगा या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि अगर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने से पहले जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस थी और जो ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के बाद में इन्वायरमेंट की कंडीशंस थी, वो दोनों कंडीशंस आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर बैंक में 2 बंदे हैं ए और बी नाम से, राइट। फर्स्ट ए का जो बैलेंस था वो बैलेंस था कितना, 5000 रुपीज, बी का बैलेंस कितना था, 3000 रुपये, राइट। अब ए ने 500 रुपये ट्रांसफर करे बी को, तो ए का बैलेंस कितना हो गया, 4500 रुपीज, और बी का बैलेंस कितना हो गया, 3500 रुपीज। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन चली, ट्रांजैक्शन क्या चली, मनी ट्रांसफर नाम की एक ट्रांजैक्शन चली होगी, जिस ट्रांजैक्शन ने क्या करा कि ए का बैलेंस 500 घटा दिया, बी का बैलेंस 500 बढ़ा दिया, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन एटोमिसिटी है, इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी चली है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए का घट गया बी का नहीं बढ़ा, या फिर ऐसा नहीं हो सकता बी का बढ़ गया ए का नहीं घटाया, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन एटोमिसिटी है, मतलब ट्रांजैक्शन पूरी चली है, ए का भी घटाया बी का भी बढ़ाया। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इज कंसिस्टेंट, इसका मतलब कि ये जो इन्वायरमेंट क्या है, बैंक में कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल है, पैसा वाला, कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले टोटल बैलेंस कितना था, 5000 प्लस 3000 8000, और ट्रांजैक्शन के खत्म होने के बाद में कितना बैलेंस है, 4500 और 3500, मतलब 8000, राइट। तो मतलब ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले भी 8000 था, ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद भी 8000 है। इसका मतलब कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंसिस्टेंट है। थर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि एक सिस्टम में, फॉर एग्जांपल बैंक में एक साथ मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो मतलब लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एक बार में चल रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि बैंक एक बार ए से बी में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे बंदे का काम नहीं कर सकती, राइट। कि वो सी बंदे को एंटरटेन नहीं करेगी, उसको बोल देगी कि पहले ए और बी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम आना, राइट। तो बैंक एक साथ में मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है, मल्टीपल यूजर्स के द्वारा जो ट्रांजैक्शंस आई है उनको एग्जीक्यूट कराती है, राइट। जैसे IRCTC हो गया, ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म, उसमें एक साथ में एक ही बंदा ट्रेन टिकट को बुक करे, ऐसा नहीं है। ट्रेन टिकट क्या होता है, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन बेसिकली जो नंबर ऑफ अवेलेबल टिकट्स हैं इन अ ट्रेन, उस नंबर को घटा रहा है और बैंक को बता रहा है कि इस बंदे के अकाउंट से इतने पैसे लेस करो और मेरे अकाउंट में इतने पैसे बढ़ा दो। फिर वो पैसे घटाने का, पैसे बढ़ाने का जो विड्रॉ की ट्रांजैक्शन है वो बैंक की तरफ से ऑपरेट हो रही है, राइट। तो IRCTC में ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें भी हम एक ट्रांजैक्शन लगा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि IRCTC एक बार में एक ट्रेन में केवल एक ही बंदे की बुकिंग लेती है, नहीं ना, मल्टीपल पीपल एक साथ में बुकिंग कर सकते हैं, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वहाँ पे भी चल सकती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक साथ में एक सिस्टम के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो सकती हैं, पर द कंडीशन इज कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन को बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में पता ना चल पाए, राइट। अगर ए बी को पैसे दे रहा है तो उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन है, जो ए और बी का मनी ट्रांसफर करवा रही है, उसको ये ना पता चल पाए कि सी और डी के बीच में भी कुछ ऑपरेशन चल रहा है क्या, राइट। तो मतलब there can be a multiple transaction which are executing at the same time, but every transaction should be isolated from each other. किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, राइट।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी? कि अगर ट्रांजैक्शन किसी भी डेटा टाइप में कुछ चेंजेस कर रही है तो वो चेंजेस ना लंबे टाइम तक रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक ने पैसे ट्रांसफर करे तो इसने क्या चेंजेस किया कि ए का जो बैलेंस है उसको घटा दिया, बी का बैलेंस बढ़ा दिया। अभी जो घटा हुआ बढ़ा हुआ बैलेंस है ना, ये रहना चाहिए लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं है कि पैसे ट्रांसफर भी कर दिया और आधे घंटे बाद ए को भी पुराना बैलेंस मिल जाए और बी को भी पुराना बैलेंस मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? वरना गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन के कारण जो भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो इम्पैक्ट लंबे टाइम तक रहना चाहिए, अनटिल और अनलेस एनी सिस्टम फेलियर वगैरह ये सब ना हो जाए। नाउ ट्रांजैक्शन स्टेट। ट्रांजैक्शन स्टेट क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन अपने पूरे जीवन काल में, मतलब जब वो एक्टिव हुई से लेके जब उसने कमिट किया या फिर जब वो अबॉर्ट हुई, तो अपने पूरे जीवन काल में एक ट्रांजैक्शन किस किस स्टेट पर जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट, राइट? तो जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को इन्वोक करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रांजैक्शन T1, इसका नाम हम दे देते हैं T1। तो इसका ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। जब इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो आएगी अपनी एक्टिव स्टेट में, राइट? अब स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन, स्टार्ट हुआ दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या कि या तो ट्रांजैक्शन बीच में कहीं पर मतलब ट्रांजैक्शन अभी बीच के किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है एंड तभी सिस्टम फेलियर हो जाए, राइट? या फिर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कर रही है करती करती वो लास्ट इंस्ट्रक्शन तक पहुंच जाए, राइट? अगर वो बीच में ही एग्जीक्यूशन उसका रुक जाएगा, इसमें इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन किसी ना किसी कारण की वजह से फेल हो गई है, राइट? तो ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट से किसी स्टेट में आ जाएगी फेल्ड स्टेट में, राइट? अब एक्टिव स्टेट से फेल स्टेट में आ गई। अब फेल स्टेट में आ गई तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो एटॉमिक होती है, मतलब या तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब ट्रांजैक्शन के नीचे के इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, तो ट्रांजैक्शन क्या करेगी? रोल बैक कर जाएगी, मतलब वापस से अपने पहले इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगी और इन सारे इंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अंडू हो जाएगा, राइट? अब अंडू हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो रोल बैक करके आ गई अब अबॉर्टेड स्टेट में। अबॉर्टेड स्टेट में क्या होगा कि दो ऑप्शन होंगे अब ट्रांजैक्शन के पास, या तो वो क्विट कर जाए या फिर वो रीस्टार्ट हो जाए, राइट? कि मतलब कि वो क्विट कर जाए कि अब दूसरी ट्रांजैक्शन को मौका दे दे, या फिर रीस्टार्ट कर जाए, वो अपना फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे। नाउ सेकंड सिनेरियो क्या था कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते करते वो लास्ट इंस्ट्रक्शन तक आ गई। तो अगर ट्रांजैक्शन लास्ट इंस्ट्रक्शन तक आ गई इसका मतलब कि उसने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिए हैं। तो वो अब कर देगी, लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा? कमिट होगा, और वो कमिट करके कौन सी स्टेट में चली जाएगी? पार्शियली कमिटेड स्टेट में चली जाएगी। फिर उसके बाद में जो भी उसने डेटा में चेंजेस करे थे वो डेटा के चेंजेस वो अपने रियल हार्डवेयर में कर देगी, रियल हार्ड डिस्क या फिर जो भी उसमें कर देगी, और फिर वो कमिटेड स्टेट में चली जाएगी। अच्छा, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कमिटेड स्टेट में क्यों नहीं जाती, पहले पार्शियल कमिट क्यों करती है? क्योंकि ट्रांजैक्शन अपने जीवन काल में जो भी चेंजेस करती है ना वो अपने लोकल एनवायरनमेंट में चेंजेस करती है। ट्रांजैक्शन के पास जो लोकल मेमोरी होती है ना थोड़ी बहुत, उस लोकल मेमोरी में वेरिएबल्स को क्रिएट करती है, वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करती है, और जब वो अपना पूरा काम खत्म कर देती है, मतलब लास्ट इंस्ट्रक्शन कमिट वाले इंस्ट्रक्शन में पहुंच जाती है, देन वो जो अपने लोकल वेरिएबल्स में जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को कॉपी करती है रियल हार्डवेयर में, राइट? ताकि अगर किसी कारण की वजह से बीच में या फिर कहीं पे किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को ये वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हो तो वो ओरिजिनल वैल्यू उठाएं, जो आधी अधूरी ट्रांजैक्शन ने वैल्यू को राइट करा था वो ना उठाएं, ठीक है? दैट्स व्हाई ट्रांजैक्शन पहले कमिट करके पार्शियल कमिटेड में जाती है और फिर डेटा को सेव करके कमिटेड स्टेट में जाती है। नाउ एक और सीन बन सकता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट कर गई, राइट? मतलब लास्ट इंस्ट्रक्शन में पहुंच के, पर डेटा को वो सेव करती उसके पहले सिस्टम में कुछ फेलियर हो गया, तो ट्रांजैक्शन फिर से चली जाएगी कमिटेड की जगह फेल्ड स्टेट में। फेल्ड स्टेट में फिर से क्या होगा कि वो वापस से रोल बैक करके ऊपर आ जाएगी और फिर अबाउट हो जाएगी, ठीक है? तो दिस इज द ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है ना कि दो तरीके की एग्जीक्यूशन होती है, एक होती है आपकी सीरियल एग्जीक्यूशन और एक होती है आपकी नॉन सीरियल एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन क्या होता है? ये सीरियल और नॉन सीरियल ना दोनों कंकरेंसी के अंदर में आते हैं। कंकरेंसी क्या होती है, राइट? देखो कंकरेंसी एक टर्म होता है कंकरेंसी।
कंकरेंसी क्या होता है कि एक क्या सिनेरियो है कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में केवल एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, फिर ये वाली ट्रांजैक्शन जब पूरी की पूरी एग्जीक्यूट कर जा रही है देन उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक साथ में 4 ट्रांजैक्शन आ गई फिर वो एग्जीक्यूट हो रही है, या तो एक एक करके हो रही है या फिर एक साथ हो रही है, जैसे भी चाहे वैसे हो रही है, राइट। ऐसा नहीं है, पहले सिस्टम में एक ही ट्रांजैक्शन आई, फिर जब तक वो ट्रांजैक्शन एग्जिट नहीं करेगी, राइट, तब तक दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, सिस्टम में आएगी ही नहीं, राइट। और ये होता है ओनली वन वाला अप्रोच कि एक बार में केवल एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है। पर इसके अपोजिट क्या होता है, कंकरेंसी। कंकरेंसी में क्या होता है कि एक साथ में सिस्टम के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एंट्री लेती है, राइट, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एंट्री लेती है। फिर क्या हो सकता है कि या तो ये ट्रांजैक्शन करें एक एक करके एग्जीक्यूट की, पहले पूरी की पूरी जैसे T1 T2 T3 ऐसे करके एंट्री मारी इन लोगों ने, तो सबसे पहले T1 पूरी एग्जीक्यूट हुई, फिर जब T1 का लास्ट में कमिट आ गया तो उसके बाद में T3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर T3 का कमिट आ गया, उसके बाद में T2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, राइट। अगर इस तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं या फिर किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं कि जैसे T1 T2 T3 है, तो ये फिर कुछ इंस्ट्रक्शन हो गए T2 के, फिर कुछ हो गए T3 के, फिर T1 के, फिर T2 के, फिर T3 के, ऐसे करके, मतलब आधा 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 ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं सीरियल और इसको हम बोलते हैं नॉन सीरियल। ये हो गया आपका सीरियल कंकरेंसी और ये हो गया नॉन सीरियल कंकरेंसी। होते दोनों कंकरेंसी है क्योंकि एक टाइम पर, अगर आप इस टाइम पर भी देखो तो सिस्टम के अंदर 3 ट्रांजैक्शन है जिसमें से एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और बाकी दोनों ट्रांजैक्शन वेट कर रही है, राइट, ठीक है। तो अगर कंकरेंसी हो रही है तो मतलब एक साथ में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस सिस्टम के अंदर है, तो उसके कारण से 4 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज द डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या होगी, अनकमिटेड रीड, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन ने यहाँ पे कुछ राइट करा, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे राइट करा, पर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे आके कमिट कर, मतलब सपोज करो कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे आके कमिट किया इसने, राइट। अब हो सकता है कि ट्रांजैक्शन यहाँ पे आके राइट कर दिया, फिर इसके बाद में ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें ये इसी वैल्यू को ओवरराइट कर रहा हो, या फिर यहाँ पे कुछ सिस्टम फेलियर हो जाए तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ से रोल बैक कर जाए। अब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है T2 ये इसी वेरिएबल को जिसको इसने यहाँ से राइट किया इसने यहाँ पे इसको रीड कर दिया, राइट। तो ये रीड क्या कहलाएगा, ये रीड कहलाएगा अनकमिटेड रीड, मतलब कि ये एक ऐसे वेरिएबल को रीड कर रहा है जिसको ऐसी ट्रांजैक्शन ने राइट किया जो अभी तक कमिट नहीं करी। अगर ये कमिट कर जाती यहाँ पर इसको रीड करने से पहले ही अगर ये कमिट कर जाती तो हम कहते हैं कि जो राइट करा ना T1 ने बिल्कुल ठीक राइट करा होगा, डेट्स बाय T1 कमिट किया, ठीक है। तो अब ये कमिट नहीं की, उसने आधा अधूरा राइट किया और उसी को हमने रीड कर लिया, तो डेट्स प्रॉब्लम इज नोन एज अनकमिटेड रीड। तो अगर ये कंकरेंसी नहीं होती, अगर सिस्टम में केवल और केवल एक ही ट्रांजैक्शन होता तो ये अनकमिटेड रीड नाम की कभी दिक्कत आती ही नहीं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द अनकमिटेड रीड, जिसे हम कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम, राइट, कि गंदगी हम रीड कर रहे हैं, राइट। सेकेंड इन द अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, राइट, कि एक ट्रांजैक्शन है कि जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन है T1 T2, राइट। अब T1 यहाँ पे है, एक डेटा वेरिएबल है A, T1 ने यहाँ पे डेटा वेरिएबल को रीड किया, इस तरीके का है, इस तरीके का है, राइट। अब देखो A वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है आपके पास 25, ठीक है। सबसे पहले T1 ने राइट किया, सपोज करो इसको 20 राइट किया, तो इसने रीड कितना किया, इसने 20 रीड किया। फिर इसने इसको राइट किया, सपोज 15 राइट कर दिया, कुछ कंप्यूटेशन हुई होगी, 15 राइट कर दिया। फिर इसने इसको रीड किया, कितना रीड हुआ, 15 रीड हुआ। अब देखो ये ट्रांजैक्शन तो आइसोलेटेड है, मतलब T2 को नहीं पता T1 भी काम कर रहा है, तो T2 ने एक बार में रीड करा सेम वेरिएबल को, 20 आया। फिर थोड़ी देर में बिना किसी कंप्यूटेशन को परफॉर्म किए, A के ऊपर उसने कोई कंप्यूटेशन नहीं करी, A को द्वार से रीड करा, तो जब T2 के अनुसार तो सिस्टम में केवल T2 है, तो T2 ने जब दोबारा से A को रीड करा तो उसको फिर से 20 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, पर इस बार उसको वैल्यू कितनी मिली, 15 वैल्यू मिली, राइट। तो इसे हम कहते हैं रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम,
राइट, सॉरी अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, कि हम 2 बार रीड कर रहे हैं पर डिफरेंट वैल्यू हमें मिल रही है। थर्ड प्रॉब्लम इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। अगेन अगर सिस्टम में केवल और केवल एक ही ट्रांजेक्शन होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड प्रॉब्लम इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे इसी में अगर मैं दिखाऊं आपको, कि जैसे ये है राइट ए, ठीक है। अब देखो ए के अंदर सपोज पहले क्या था 20 था, अब इसने रीड किया तो इसने राइट किया तो इसने इसको बना दिया 25, फिर इसने राइट किया इसने बना दिया इसको 30। अब अगर ये रीड करेगा ए को, तो सपोज करो कि T1 के अनुसार तो सिस्टम में केवल T1 है ना, तो T1 ने पहले ए को राइट किया फिर ए को रीड किया, तो T1 को नॉर्मली क्या होगा T1 के लिए कि जो उसने राइट किया था वही वो रीड कर रहा है, यही तो होगा नॉर्मल बात T1 के लिए। पर उसने राइट किया था 20, अब वो रीड क्या कर रहा है 30, तो मतलब क्या है कि T1 ने जो लिखा था उसको किसी ने ओवर राइट कर दिया किसी दूसरी ट्रांजेक्शन ने, मतलब T1 ने जो अपडेट दिया था वो अपडेट जो है लॉस्ट हो चुका है, राइट। तो दिस प्रॉब्लम इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इसको हम एक और कहते हैं राइट राइट प्रॉब्लम, राइट। देखो राइट राइट हो रहा है। अगर अगेन सिस्टम में अगर केवल और केवल T1 होते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज द फैंटम रीड प्रॉब्लम। फैंटम रीड प्रॉब्लम क्या होता है कि जो वेरिएबल हम रीड करना चाह रहे हैं वो वेरिएबल है ही नहीं, वो वेरिएबल डिलीट हो चुका है, राइट। जैसे कि इसी में देख लो कि अब इसने यहाँ पे क्या करा, डिलीट कर दिया, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है रीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाली T2 ने क्या करा, ए को राइट कर दिया, तो ए के अंदर सपोज 20 वैल्यू दे दी, फिर इसने ए को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, फिर ये रीड करना चाहेगा। तो लॉजिकली तो इसको, क्योंकि T2 के अनुसार तो केवल T2 है, तो T2 ने ए को ए के अंदर 20 लिख दिया था, तो अब वो रीड करेगा तो उसको 20 मिलना चाहिए ना। पर अभी क्या हो रहा है कि जिस ए को रीड करना चाह रहा है वो ए है ही नहीं सिस्टम में, ठीक है। तो दिस इज द फैंटम रीड प्रॉब्लम, दैट इज कि जो ये आइटम रीड करना चाह रहा है वो आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। अब हम क्या कहेंगे कि 2 तरीके के शेड्यूल होते हैं। पहले हमने देखा था 2 तरीके के शेड्यूल, एक होते थे जो ओनली वन होते थे और एक होते थे कंकरेंसी। फिर कंकरेंसी में 2 तरीके के होते थे, एक होते थे सीरियल शेड्यूल जो एक एक करके चलते थे, और दूसरे होते थे नॉन सीरियल शेड्यूल जो कि आधे 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 करके चलते रहते थे। अब हम कहते हैं शेड्यूल फिर से 2 क्लासिफिकेशन में हमने बांट दिए। पहला आपके सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल को सीरियल से रिलेट मत करना, नॉन सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है कि जो शेड्यूल, जो ट्रांजैक्शन, शेड्यूल क्या होता है, दिस इज द शेड्यूल, मतलब जो ऑर्डर, मतलब ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होता है ना वो शेड्यूल कहलाता है। जो शेड्यूल कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वो होते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। जो शेड्यूल कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाते वो होते हैं नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जितनी भी शेड्यूल हम लिखें कंकरेंसी वाले, चाहे वो सीरियल हो कि नॉन सीरियल हो, वो शेड्यूल आपके सीरियलाइजेबल होने चाहिए, राइट। सीरियल शेड्यूल कौन से होते हैं जो एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं, नॉन सीरियल कौन से होते हैं जो आधे आधे करके अधूरे अधूरे करके एग्जीक्यूट होते रहते हैं। क्या ये जो सीरियल शेड्यूल है ये आपका ऑलवेज सीरियलाइजेबल होगा? यस, ऑलवेज सीरियलाइजेबल होगा। क्यों सीरियलाइजेबल? सीरियलाइजेबिलिटी कंसिस्टेंसी कब खतरे में आती थी? जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, राइट राइट प्रॉब्लम, डर्टी रीड, ये सब कुछ होता था, राइट। अब क्या हो रहा है कि पहले एक ट्रांजैक्शन आ रही है वो अपना काम पूरा खत्म कर दे रही है, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन आ रही है वो अपना पूरा काम खत्म कर दे रही है, फिर तीसरी आ रही है वो अपना पूरा काम खत्म कर दे रही है। तो कुछ ऐसा लिंक ही नहीं बचा, एक तरीके से तीनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंडिपेंडेंट होके काम कर रही है, राइट। तो यहाँ तो हम कहेंगे कि जो सीरियल शेड्यूल होते हैं वो हमेशा सीरियलाइजेबल होते हैं, राइट। और सीरियलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि सीरियलाइजेबल ऑलवेज कंसिस्टेंट। नाउ जो नॉन सीरियल शेड्यूल होते हैं, जो इस तरीके के होते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल, वो आपके सीरियलाइजेबल भी हो सकते हैं और नॉन सीरियलाइजेबल भी हो सकते हैं, राइट। ये चेक करना पड़ेगा कि सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। नाउ द केस इज
कि हमें चाहिए कि सीरियलाइजेबल रहे। अब जब हमेशा हमेशा हमें सीरियलाइजेबल चाहिए तो आप सीरियल शेड्यूल के ऊपर काम करो। वाई यू आर गोइंग टू द नॉन सीरियल शेड्यूल, क्योंकि सीरियल शेड्यूल तो हमेशा सीरियलाइजेबल देगा। द थिंग इज कि जो सीरियल शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल तो देगा, पर सीरियल शेड्यूल के अंदर थ्रूपुट वगैरह ये सारी चीज़ें इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेटिंग टाइम बढ़ रहा है ना यहाँ पे, कि देखो T2 जब वो इतना लंबा इंतज़ार कर रहा है कि जब T1 ख़त्म हुआ, फिर T3 ख़त्म हुआ, फिर T2 का स्टार्ट हुआ, तो T2 का वेटिंग टाइम, T2 का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। नॉन सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि थोड़ी इंटरेक्टिवनेस बनी रहती है। हर एक ट्रांजैक्शन को जल्दी जल्दी सीपीयू सॉरी, हर एक ट्रांजैक्शन को का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम रहता है, राइट। जैसे T1 हुआ, अब T1 पूरा खत्म नहीं हुआ था, उसके पहले हमने T1 को रोक के T2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दिया, फिर T2 खत्म नहीं हुआ था, फिर हमने T2 को रोक के T3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दिया। तो इससे क्या है कि हमारे जो सिस्टम की इफिशियंसी है वो बढ़ गई, थ्रूपुट बढ़ गया, राइट। डेट्स वाई हम ट्राई करते हैं कि नॉन सीरियल शेड्यूल को हम एग्जीक्यूट करें, पर एट द सेम टाइम कि वो नॉन सीरियल शेड्यूल आपके सीरियलाइजेबल भी होने चाहिए, राइट। नाउ अब ये एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कनकरेंट शेड्यूल। कनकरेंट शेड्यूल कौन से होते थे? जहाँ पे एक टाइम पर सिस्टम के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। जहाँ पे जो मतलब आप मान के चलो कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 3 ट्रांजैक्शन है सिस्टम में, T1 T2 T3। T1 के अंदर n1 इंस्ट्रक्शन है, T2 के अंदर n2 इंस्ट्रक्शन, T3 के अंदर n3 इंस्ट्रक्शन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल इक्वल्स टू n1 फैक्टोरियल प्लस n2 फैक्टोरियल प्लस n3 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। अगर 4 होंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 का होल फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल इंटू n4 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। कंकरेंट शेड्यूल दोनों तरीके के हो सकते हैं, सीरियल भी नॉन सीरियल भी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये जो टोटल काउंटिंग है सीरियल शेड्यूल प्लस नॉन सीरियल शेड्यूल को मिलाकर है। सीरियल शेड्यूल कितने बन सकते हैं? अगर आपके पास n ट्रांजेक्शन है तो n फैक्टोरियल, 3 ट्रांजेक्शन है तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ से आप नॉन सीरियल शेड्यूल को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आती है ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सीरियलाइजेबल शेड्यूल, राइट। अब सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि हमें चाहिए कि जितनी भी टाइप के शेड्यूल हम लिखें उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट। कंसिस्टेंसी बनी रहे तो हमने थोड़े थोड़े ना थोड़े पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए कि अगर एक शेड्यूल इस पैरामीटर के ऊपर होल्ड करेगा तो इसका मतलब वो सीरियलाइजेबल होगा। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? वो पैरामीटर्स आपके कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल एंड रिजल्ट इक्विवेलेंट। रिजल्ट इक्विवेलेंट सबसे सिंपल होता है कि वो जो आपका जो आपका नॉन सीरियल शेड्यूल है, राइट, जो आपका नॉन सीरियल शेड्यूल है वो एक तरीके से आप सीरियल शेड्यूल के जैसा ही मतलब रिजल्ट दे रहा है, राइट। नॉन सीरियल शेड्यूल का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो सीरियल शेड्यूल के ओवरऑल रिजल्ट से एकदम मैच खा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन सीरियल शेड्यूल है वो भी आपका सीरियलाइजेबल होगा, क्योंकि आपका सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल होता है। ये सिंपल है पर ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं आता। कम इस्तेमाल क्या आते हैं? ये दोनों इस्तेमाल आते हैं, कन्फ्लिक्ट और व्यू, और इन्हीं से क्वेश्चंस भी आते हैं। रिकवरेबिलिटी के ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, राइट। अब क्या होता है कि एक जो ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मेजॉरिटी 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीड और राइट, ठीक है। अब क्या होता है कि रीड और राइट के बीच में कन्फ्लिक्ट कब आता है? कन्फ्लिक्ट आता है रीड राइट ऑपरेशन, राइट राइट ऑपरेशन, राइट रीड ऑपरेशन। जैसे कि आपके पास ये ट्रांजेक्शन है T1 T2। अब जैसे ये रीड ए रीड, यहाँ पे देखो ये अभी कमिट नहीं हुई है, क्योंकि अगर कमिट हो जाती तो ये सीरियल शेड्यूल बन जाता, ठीक है। अभी कमिट नहीं हुए। अब पहले इसने ए को रीड किया, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन ने आके ए को रीड कर लिया। क्या कुछ कंसिस्टेंसी में कुछ खराबी वराबी हुई होगी? नहीं, क्योंकि जो डेटा इसने रीड किया होगा वही डेटा इसने रीड किया होगा, इसने कुछ चेंज तो नहीं किया, सही है ना। तो इसका मतलब रीड रीड अगर हो रहा है, ऐसे ऐसे रीड रीड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर ये रीड की जगह यहाँ पे होता राइट ए, राइट, तो दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि इसने अगर ए को 20 राइट किया, सपोज ओरिजिनल ए में वैल्यू थी 15, फिर इसने ए को राइट कर दिया 20, तो अब इसने रीड किया तो क्या रीड किया?
20 रीड किया, राइट। जबकि इसको लग रहा था कि सिस्टम में 15 वैल्यू है तो मेरे को 15 रीड करनी चाहिए थी, राइट। तो रीड राइट रीड इज अ कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, राइट। इस तरफ जो होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है और इस तरफ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राइट ए, ठीक है, तो अभी भी कन्फ्लिक्ट हो गया कि अभी ये जो राइट कर रहा है वो इसके राइट पे ओवर राइट कर जा रहा है, राइट। तो इसका जो अपडेट है वो लॉस्ट हो गया, तो अपडेट लॉस प्रॉब्लम जो हमने ऊपर देखी थी, तो राइट भी प्रॉब्लम में आ गया। नाउ रीड राइट, देखो रीड राइट, अब देखो अब यहाँ पे जो इसने पढ़ा था और फिर इसने राइट कर दिया, तो नाउ T1 इज इन डिलेमा कि उसने एकदम लेटेस्ट वाला ए पढ़ा कि पुराना वाला ए पढ़ा, राइट। तो राइट रीड इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो कितने प्रॉब्लम हुए, राइट रीड सीक्वेंस, राइट राइट सीक्वेंस एंड रीड राइट सीक्वेंस, राइट। ये चारों आपके कन्फ्लिक्ट हो गए और ये दोनों आपके मतलब ये रीड प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि जो आपका शेड्यूल हो उसमें ये जितने ये 3 प्रकार के कन्फ्लिक्ट हो, इन कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो कि वो सीरियल में एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता होगा प्रेसिडेंस टेबल बनाते हैं कि जैसे ये T1 है, T2 है, T3 है, तो हम ऐसे करके सारे जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको ऐसे करके मार्क कर लेते हैं, राइट। और ऐसे करके मार्क कर लेते हैं कि जैसे T1 का कहीं पे कन्फ्लिक्ट आ रहा था T2 से, फिर सपोज T2 का ऐसा कन्फ्लिक्ट आया T3 से, और फिर सपोज T2 का कन्फ्लिक्ट आया T1 से, तो ऐसे करके हम सारे कन्फ्लिक्ट्स को मार्क कर लेते हैं। फिर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर, कि T1 T2 T3 आर 3 ट्रांजेक्शन। T1 के बाद में एग्जीक्यूट होगा T2 ये एरो, फिर T2 के बाद में T3, फिर T2 के बाद में T1, राइट। फिर ऐसे करके देखते हैं। नाउ वी विल सी कि ये जो ग्राफ है, ये पर जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इस ग्राफ में कोई साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही। अगर इस ग्राफ में साइकिल बन रही है जैसे कि ये बन रही है, तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। मतलब कि इस ग्राफ में ऐसे कन्फ्लिक्ट पाए जा रहे थे कि ये शेड्यूल इन कन्फ्लिक्ट के कारण सीरियलाइजेबल नहीं हो पा रहा, राइट। अब अगर सपोज करो कि इस ग्राफ में आपका ये नहीं होता, सिर्फ ये होती ग्राफ आपकी, तो इसका मतलब कि कन्फ्लिक्ट इसमें साइकिल नहीं बन रही, तो ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अभी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब कि ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि जैसे कोई एक सीरियल शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि सीरियल शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा, तो इसका कुछ ऑर्डर भी रहा होगा कि पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T2, फिर T3, या फिर पहले T1 फिर T3 फिर T2, राइट, ऐसा। तो अब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखो इसको एक और नाम से जानते हैं टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग, राइट। DBM एल्गोरिदम में पढ़ते हैं। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर कोई एरो आ नहीं रहा, सिर्फ जा रहा है, T1 है ऐसी, राइट। तो सबसे पहले T1 लिख दो और T1 को इरेज कर दो। सिमिलर T1 से जितनी भी एजेस निकल रहे हैं उसको इरेज कर दो। अब कौन सी बची, अब T2 बची, तो T2 को इरेज कर दिया ये। फिर कौन सी बची, T3 बची, राइट। तो इसका सीरियलाइजेबल शेड्यूल का ऑर्डर क्या हुआ, T1 T3 T1 T2 T3, राइट, ठीक है। तो टू चेक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल प्रेसीडिंग टेबल बनाओ, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल, और वो कैसे चेक करेंगे, CNC इज अ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट, कि अगर साइकिल है तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, राइट। सीरियल शेड्यूल जो होते हैं वो सारे ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, हमने देखा था। नॉन सीरियल शेड्यूल मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, बट वी डू कंकरेंट एग्जीक्यूशन, क्यों, क्योंकि इसमें इफिशिएंसी थ्रूपुट अच्छा आता है, राइट। उसके बाद में ये देखो, ये वाली ग्राफ देख लो कि ये आपका पूरा ये जो पूरा सेट है वो सेट क्या, कंकरेंट शेड्यूल, की मतलब सिस्टम में एक साथ में एक से ज़्यादा शेड्यूल्स हैं। उसके अंदर ये सेट आ गया कि आपके सारे के सारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल होंगे, राइट। मतलब कि वो सीरियल होंगे, नॉन सीरियल होंगे, डोंट नो, बट वो इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे जैसे कि कोई एक सीरियल शेड्यूल एग्जीक्यूट हो रहा है, कंसिस्टेंसी होल्ड कर रहे होंगे।
फिर उसके अंदर एक और सेट आ गया कि मतलब सीरियल होंगे, राइट। सीरियल बहुत कम होंगे, सीरियल जो होंगे वो ऑलवेज सीरियलाइजेबल होंगे, राइट। और चाहे वो सीरियलाइजेबल हो या फिर ना हो, वो कंकरेंट तो है ही, ठीक है। उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट का पूरा यहाँ पे खत्म हो गया गेम। नाउ एक टर्म है अपना कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, ये ध्यान रखो। कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट बस इतना कहता है कि T1 T2 और T3 T4, these two are conflict equivalent if the sequence of conflict in T1 T2 and T3 T4 are same, right। ये सीरियलाइजेबल है कि नहीं है या फिर ये सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, वी डोंट। बट जो फर्स्ट वाले शेड्यूल में, मतलब ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, इस शेड्यूल में जो सीक्वेंस है कन्फ्लिक्ट का और इस शेड्यूल में जो सीक्वेंस है कन्फ्लिक्ट का, वो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। S1 and S2 are conflict equivalent if all the conflict operation pairs are in same order. Now view serializable, सेकेंड वाला टर्म कन्फ्लिक्ट वाला हो गया। अब व्यू सीरियलाइजेबल के बारे में बात करते हैं। व्यू सीरियलाइजेबल क्या होता है कि दो शेड्यूल, अगर ये T1 T2 एंड T3 T4 ये दो शेड्यूल है, ये दो शेड्यूल कन्फ्लिक्ट व्यू सीरियलाइजेबल कब होंगे, जब इस T1 यहाँ पे जो यहाँ पे सपोज कि A है और B है, ये दो डेटा टाइप है, और यहाँ पर भी A डेटा टाइप है और B डेटा टाइप है, राइट। दो शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल कब होंगे, जब दो यहाँ पर A मतलब एक पर्टिकुलर डेटा टाइप पे इनिशियल रीड अगर T1 परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर भी इनिशियल रीड जो है वो T1 परफॉर्म करेगा। यहाँ पर फाइनल राइट अगर A पर T2 परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी फाइनल राइट A पर कौन परफॉर्म करेगा, T2 परफॉर्म करेगा। और पूरे शेड्यूल के दौरान जितने भी राइट रीड सीक्वेंस है, जितने भी राइट रीड सीक्वेंस है, वो सारे यहाँ पर भी फॉलो अप होंगे, वो सारे यहाँ पर भी सेम होंगे। तो क्या 3 पॉइंट निकले कि इनिशियल रीड ऑन एवरी डेटा आइटम should be same on both the schedule, second write read sequence should be same in both the schedule, and third final write should be same in both the schedule, right। तो ये हो गया आपका व्यू सीरियलाइजेबल की कंडीशन। नाउ अगर कोई शेड्यूल आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो पक्के से व्यू सीरियलाइजेबल होगा, पर अगर कोई शेड्यूल आपका व्यू सीरियलाइजेबल है तो वो नीड नॉट टू बी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, राइट। तो सबसे पहले अगर किसी शेड्यूल का अगर हमें बताना है कि सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। अगर वो कन्फ्लिक्ट है तो वो व्यू भी होगा, राइट। फिर अगर वो कन्फ्लिक्ट नहीं है तो हम चेक करते हैं कि वो व्यू है कि नहीं है। अगर व्यू है तो भी वो सीरियलाइजेबल होगा, राइट। तो एक ट्रिक है कि अगर ब्लाइंड राइट, अगर किसी शेड्यूल में ब्लाइंड राइट नहीं है तो वो कभी व्यू सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता। अगर ब्लाइंड राइट है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ब्लाइंड राइट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ट्रांजैक्शन है T1 T2 T3, राइट। अब ये किसी भी ट्रांजैक्शन जैसे T2 का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना, वही राइट इंस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब T2 पहले कहीं कभी A को रीड नहीं करना। T2 इज नेवर रीडिंग ऑन A, T2 बस लिख रहा है। T2 ने बिना रीड किए लिखा, तो वो होता है ब्लाइंड राइट, कि मतलब बिना रीड किए वो लिख रहा है, तो ब्लाइंड राइट कर रहा है। तो अगर किसी शेड्यूल में कोई ब्लाइंड राइट नहीं पाया जा रहा तो वो कभी भी व्यू नहीं हो सकता, पर अगर ब्लाइंड राइट है तो व्यू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ट्रिक जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकवरेबिलिटी पे, लास्ट टॉपिक ऑफ द DBMS। तो रिकवरेबल क्या होता है कि अगर शेड्यूल के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी कुछ एरर आ जाए, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो शेड्यूल अपने आप को रिकवर कर सकता है, अपनी पुरानी वाली स्टेट में जा सकता है या नहीं जा सकता, डेट कम्स अंडर द रिकवरेबिलिटी। तो रिकवरेबिलिटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट इज द इररिकवरेबल शेड्यूल, कि अगर शेड्यूल में प्रॉब्लम आ गई तो कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई कि वो कभी रिकवर हो ही नहीं सकता। सेकंड इज द कास्केडिंग रोल बैक,
कि अगर एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के ऊपर बहुत सारे दूसरे शेड्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं, तो जो मेन शेड्यूल था जिसके ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है, वो शेड्यूल अगर रोल बैक कर गया तो बाकी के सारे शेड्यूल को भी रोल बैक करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द कास्केडिंग रोल बैक, कि एक की वजह से बहुत सारे रोल बैक कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूं कि जैसे आपका ये T1 है, T2, T3, T4, राइट। तो जैसे ये है, अब सपोज करो इसने यहाँ पे करा राइट ए, अब ये राइट ए करा और इसी राइट को यहाँ पे इसने रीड कर लिया, रीड ए, फिर इसी को इसने यहाँ पे रीड कर लिया और इसको इसने भी रीड कर लिया, और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ पे कमिट हो रहा है। अब देखो एक तरीके से इसने ये जो राइट किया उसी को T2 ने रीड किया, और T1 ने जो राइट किया उसी को T3 ने रीड किया, एंड उसी को T4 ने भी रीड किया, राइट। और ये अभी T1 ना कमिट नहीं करा था, अगर T1 पहले से यहाँ पे कमिट कर देता तो ये हो जाता कि जो ए की वैल्यू है वो 100% करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि अब करेक्ट नहीं होती तो T1 कमिट ही नहीं कर पाता। बट नाउ क्या है कि जो ए की जो वैल्यू है वो कह नहीं सकते कि वो फाइनल वैल्यू है या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू है, कह नहीं सकते, राइट। बट उसी इंटरमीडिएट या फिर फाइनल वैल्यू को T2 भी रीड कर रहा है, T3 भी रीड कर रहा है, T4 भी रीड कर रहा है। सपोज करो कि अगर यहाँ पर कोई फेलियर आ गया यहाँ पे कुछ, तो T1 को रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि T1 एटॉमिक है, राइट। T1 को रोल बैक करना पड़ेगा तो ये जो इफेक्ट है ए का वो तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब ए का इफेक्ट डिलीट हो जाएगा तो T1 फिर से करेगी तो फिर से ये इफेक्ट आएगा। इसका मतलब कि जो T2 है उसने गलत वैल्यू रीड कर लिया, क्यों? क्योंकि अब करंट जो सिस्टम का सिनेरियो उसमें तो T1 चली ही नहीं, तो ए की कोई नई वैल्यू आई नहीं, बट T2 ने तो नई वैल्यू रीड कर ली, तो T2 को भी जहाँ भी वो थी वहाँ से रोल बैक करना पड़ेगा। सिमिलरली T3 को भी रोल बैक करना पड़ेगा, T4 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो एक शेड्यूल के रोल बैक करने की वजह से काफ़ी सारे शेड्यूल रोल बैक कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज द कास्केडिंग रोल बैक। अब अगर T1 अपने आप को रिकवरेबल मानता तो ये रिकवर हो जाता, ए जो है वो रिकवर हो जाता, रोल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो T2, T3, T4 ये कास्केडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट। थर्ड इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, कास्केडिंग। सही, अब इसका हैक सीख गया मैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। या लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम तो हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं कि जो अपडेट है वो लॉस्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे ये राइट कर दे तो T1 का जो अपडेट है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में एक टर्म आता है अपने पास रिकवरेबल शेड्यूल, राइट। रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है कि जैसे जिसमें कास्केडिंग रोल बैक ना हो ना, ये कास्केडिंग रोल बैक क्यों हो रही है? क्योंकि नॉन रिकवरेबल। अब इसको अगर रिकवरेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि अगर देखो इसी क्वेश्चन में अगर सिनेरियो कुछ ऐसा होता कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं, सिनेरियो कुछ ऐसा होता राइट ए और कमिट ऐसा होता, तो क्या T2, T3, T4 को कभी कोई प्रॉब्लम आती? नहीं, क्योंकि T1 यहाँ पे कमिट कर चुका है, मतलब कि जो T1 ने वैल्यू थी वो वैल्यू फाइनल वैल्यू थी, राइट। अगर T1 की वैल्यू जो है वो गलत होती तो T1 कमिट ही नहीं कर पाता, T1 को पहले ही रोल बैक करना पड़ता, राइट। तो अगर ये T1 कमिट कर दिया पहले ही तो T2 इसकी वैल्यू रीड करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, T3 वैल्यू रीड करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, T4 वैल्यू रीड करे तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, राइट। तो रिकवरेबल शेड्यूल क्या कहता है कि अगर मैं एक ट्रांजैक्शन हूँ, तुम एक ट्रांजैक्शन हो, अगर मैं तुम्हारी वैल्यू को रीड कर रहा हूँ तो मेरे से पहले तुम कमिट करोगे, ठीक है, ताकि मैं अपनी वैल्यू ठीक कर सकूं, ठीक है। अगर इसी के साथ साथ दूसरा केस मैं बताऊं कि अगर ये इसको अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसमें चलते हैं। अब अगर ये इसका कमिट जो है वो यहाँ पर है, फिर इसका जो कमिट है वो यहाँ पर है, अगर इसका कमिट यहाँ पर है तो भी देखो अब इसने यहाँ पे वैल्यू को चेंज की थी, पर ये कमिट करने से पहले इसको पता चल गया कि कुछ एरर है तो इसने रोल बैक कर दिया। अब इसने रोल बैक कर दिया तो T2 के सामने रोल बैक हुआ, तो T2 के सामने रोल बैक हुआ तो पता चल गया कि T1 ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी, मतलब मैं जो T1 के ऊपर भरोसा करके उसकी वैल्यू रीड कर रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो सकती है, तो T2 भी रोल बैक कर जाएगा, तो T2 भी अपनी रिकवरी के ऊपर चला जाएगा।
पर सपोज करो कि टी टू से पहले टी वन के रोल बैक से पहले ही अगर यहाँ पे टी2 का रोल बैक हो जाता, तो टी2 ने तो टी1 की वैल्यू को फाइनल वैल्यू समझ के रीड करके कमिट कर दिया ना, उसके बाद में ये रोल बैक करे तो टी2 थोड़ा ना अपने आप को रिकवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो रिकवरी की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं तुम्हारी वैल्यू को रीड कर रहा हूँ तो मेरे से पहले तुम कमिट करोगे। इफ टी2 इज रीडिंग अ वैल्यू फ्रॉम टी1 देन बिफोर टी1 शुड गेट कमिटेड। अगर मैंने तेरा पढ़ा तो मेरे से पहले तू कमिट करेगा, ठीक है। अब रिकवरेबल शेड्यूल मे और मे नॉट बी फ्री फ्रॉम, हाँ रिकवरेबल शेड्यूल राइट रीड प्रॉब्लम से या फिर रीड राइट प्रॉब्लम से, राइट राइट प्रॉब्लम से, इनसे फ्री होगा, वी कैन नॉट से डैट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट। बस कंडीशन क्या है रिकवरेबल की, अगर मैंने तुम्हारा पढ़ा है तो मेरे से पहले तुम कमिट करोगे, डेट्स ऑल, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कास्केडिंग रोल बैक हो सकता है, जैसे कि अभी हुआ इसके, ये कास्केडिंग रोल बैक हुआ, इसका रोल बैक करा, ठीक है। उसके बाद आता है कास्केडलेस शेड्यूल। फर्स्ट इज द रिकवरेबल शेड्यूल। रिकवरेबल शेड्यूल में बहुत कम रेस्ट्रिक्शन थी, एक ही रेस्ट्रिक्शन थी कि अगर मैंने तेरा पढ़ा तो मेरे से पहले तू कमिट करेगा, थोड़ी और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी तो बन गया अपना कास्केडलेस शेड्यूल। कास्केडलेस शेड्यूल में क्या था कि यहाँ पे तो ये तीनों प्रॉब्लम हो पा रही थी, पर कास्केडलेस शेड्यूल में आपका डर्टी रीड भी नहीं होगा, राइट। डर्टी रीड क्या होता है, डर्टी रीड होता है राइट रीड प्रॉब्लम, तो आपका राइट रीड प्रॉब्लम भी नहीं होगा, राइट रीड ऑपरेशन को भी हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, नो डर्टी रीड। तो ये कास्केडलेस हो गया। अब आपको अगर एग्जाम में आए कि कास्केडलेस है कि रिकवरेबल है कि कास्केडलेस नहीं है, रिकवरेबल भी नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या चेक करना है आपको, बस एक ही चीज़ चेक करनी है, वो है आपकी डर्टी रीड। अगर डर्टी रीड है आपके शेड्यूल में तो आपका वो कास्केडलेस नहीं होगा, राइट। पर वो रिकवरेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिकवरेबल चेक करने का क्या करोगे, वही कमिट चेक करोगे। अगर डर्टी रीड नहीं है तो वो कास्केडलेस भी होगा, रिकवरेबल भी होगा, राइट। ठीक है, सेम इसी तरीके जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करना है तो अगर वो आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो व्यू भी होगा, पर अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है तो व्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपकी सेकंड अप्रोच क्या होनी चाहिए, ब्लाइंड राइट, कि अगर ब्लाइंड राइट नहीं है तो व्यू नहीं होगा, ब्लाइंड राइट है तो आपका व्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। उसके बाद कास्केडलेस के बाद थोड़ी और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दूं तो बन गया अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल। स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या होता है कि यहाँ पर तो अभी तक कोई डर्टी रीड पे ही रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, यहाँ पे आपने अनकमिटेड रीड और अनकमिटेड राइट दोनों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो बची हुई जो दो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई कि अब कोई अनकमिटेड रीड भी नहीं हो रहा, अनकमिटेड राइट भी नहीं हो रहा, तो राइट, ठीक है। पर अगर आपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना दिया तो भी आपका वो सीरियलाइजेबल होगा, यू कैन नॉट से डैट, राइट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सीरियल शेड्यूल ही ऐसा है जिसको आप 100% सीरियलाइजेबल मान सकते हो, बाकी किसी को नहीं मान सकते, राइट। तो अगर स्ट्रिक्ट शेड्यूल है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है कि देयर कैन बी सम प्रोसेसेस, सम शेड्यूल्स जो स्ट्रिक्ट भी और सीरियलाइजेबल भी होंगे एट द सेम टाइम, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो जिसमें सबसे कम रेस्ट्रिक्शन थी वो था रिकवरेबल, फिर उसमें थोड़ी और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी तो कास्केडलेस, फिर उसके बाद और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी तो स्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी रिकवरेबल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब रिकवरेबल में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, डेट इज द चेक पॉइंट कॉन्सेप्ट, राइट। चेक पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम क्या करते हैं जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं कंकरेंसी में, जैसे T1 T2, राइट, ये एग्जीक्यूशन हो रहा है कंकरेंसी में, तो हम क्या करते हैं ना, टाइम टू टाइम पे चेक पॉइंट लगाते रहते हैं, चेक पॉइंट 1, ये चेक पॉइंट 2, राइट, कि यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया तो हमने यहाँ का जो देखा कि सब कुछ इन्वायरमेंट वगैरह ठीक है, तो सब कुछ ठीक है तो चेक पॉइंट 1 लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे देखा चेक पॉइंट 2 लगा दिया, ऐसे हम करते रहते हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे फेलियर हो गया, अब यहाँ पे फेलियर हो गया तो आप क्या करोगे, नॉर्मल क्या होता था कि अगर चेक पॉइंट नहीं होते थे तो हम पूरा ऊपर तक रोल बैक कर जाते थे, सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमने एग्जीक्यूट किए उन सबको हम अंडू कर देते थे। पर अब क्या करेंगे कि जो चेक पॉइंट 2 के बाद के इंस्ट्रक्शंस होंगे, ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे हम इनको करेंगे अंडू और इन इंस्ट्रक्शंस को करेंगे रीडू,
इनको रीडू क्यों करेंगे, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन का जो चेंजेस है वो तो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हार्डवेयर मेमोरी में, राइट। दैट्स वाई हमने इसको चेक पॉइंट लगाया है। तो जहाँ तक आपकी लास्ट चेक पॉइंट है वहाँ तक के इंस्ट्रक्शंस को आप करेंगे रीडू, राइट। और जो आपके चेक पॉइंट के बाद के जितने भी इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करे उनको आप कर देंगे अनडू, ठीक है। ये आप करेंगे अगर आपकी कोई भी अनकमिटेड ट्रांजेक्शन किसी फेलियर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो, राइट। If failure occur, perform redo operations on all the committed transaction until previous checkpoint and undo on the uncommitted transactions. All right? क्योंकि यहाँ तक के तो committed instructions है ना, तो यहाँ तक के redo और बाकी के undo. ठीक है? Now, if the schedule are conflict equivalent, then their procedural graph are same. Conflict equivalent क्या होता था कि दो schedules के जो आपके कन्फ्लिक्ट के जो एरोज बन रहे थे वो एकदम एग्जैक्ट सेम बन रहे थे, देन वी कैन से कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। अब अगर दो शेड्यूल आपके कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं तो उन दोनों शेड्यूल का ग्राफ अगर आप बनाएंगे वो टोपोलॉजिकल ऑर्डर वाला ग्राफ, तो ग्राफ हमेशा सेम बनेगा। पर अगर दो उसका किसका दो शेड्यूल का ग्राफ अगर सेम बन रहा है तो आप ये नहीं कह सकते वो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ही, राइट। फॉर एग्जांपल दिस, इसका देखो कन्फ्लिक्ट कैसा आ रहा है, ऐसा, इसकी डिपेंडेंसी कैसी आ रही है ऐसी, तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो इधर इस तरफ से भी ऐसा बनेगा, इसके अनुसार भी ऐसा बनेगा। पर ये क्या ये आपकी कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रीड राइट का कन्फ्लिक्ट आ रहा है इस तरीके से और यहाँ पे राइट राइट का कन्फ्लिक्ट आ रहा है इस तरीके से, तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे भी रीड राइट का ऐसे आ रहा होता है, यहाँ पे भी रीड राइट का ऐसे आ रहा था, तो ये कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो ग्राफ सेम बनेगा, पर अगर ग्राफ सेम है तो वो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसके बाद में अपना आता है लॉकिंग मैकेनिज्म। लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं उनको चेक करना हमने सीख लिया कि वो सीरियलाइजेबल हैं कि नहीं है। अब अगर नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है तो उनको सीरियलाइजेबल बनाने की कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करनी है? हम थोड़े अलग से हार्डवेयर लॉक्स वगैरह कि अगर कुछ ऐसा डेटा पॉइंट है जिसके कारण ये शेड्यूल नॉन सीरियलाइजेबल बन रहा है तो उस डेटा पॉइंट पर हम कुछ ऐसा लॉक लगाएं कि वो ऐसा एक्शन परफॉर्म ना कर पाए जिसके कारण वो लॉक से अनसीरियलाइजेबल हो जा रहा है, राइट। तो इस तरीके का हम मैकेनिज्म लगाने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म। लॉकिंग मैकेनिज्म, राइट। लॉकिंग मैकेनिज्म में दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट इज द शेयर्ड लॉक, SHARED, एंड सेकेंड इज द एक्सक्लूसिव लॉक, राइट। अगर शेयर्ड लॉक अगर हमने किसी पे लगाया तो हम उस रिसोर्सेस के ऊपर केवल और केवल रीडिंग का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर हमने किसी रिसोर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाया हुआ है तो हम उसके ऊपर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से मतलब ठीक है, समझ गए। अब ये एक ग्राफ है जिसको हम लॉक प्रेसिडेंस ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ क्या कहती है कि अगर तुमने एक डेटा टाइप है x, उसके ऊपर शेयर्ड लॉक लगाया हुआ है तो उसके ऊपर दोबारा से शेयर्ड लॉक कोई और ट्रांजैक्शन लगा सकती है, राइट। क्योंकि शेयर्ड लॉक कब लगता था? जब रीडिंग होती थी। अगर कोई दो ट्रांजैक्शन एक साथ एक डेटा को रीड कर रही है तो देयर इज नो इशू ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर x के ऊपर शेयर्ड लॉक लगाए तो कोई दूसरा x के ऊपर शेयर्ड लॉक लगा सकता है। पर अगर x के ऊपर शेयर्ड लॉक लगाए तो कोई दूसरा x के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन उसको रीड कर रहा है तो दूसरी ट्रांजैक्शन सेम टाइम पर उसको राइट नहीं कर सकता, कंसिस्टेंसी गड़बड़ा जाएगी भाई, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ट्रांजैक्शन x के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा मतलब उसको लिख रहा हो सकता है, क्योंकि लिख भी सकता है पढ़ भी सकता है एक्सक्लूसिव में। तो अगर कोई x जो है वो एक्सक्लूसिव लॉक लगाए तो उसके ऊपर वो कोई और दूसरा ट्रांजैक्शन शेयर्ड नहीं लगा सकता, मतलब राइटिंग और रीडिंग एक साथ में नहीं हो सकती, RW प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर एक ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लगाए दूसरा भी सेम टाइम पे एक्सक्लूसिव लगाए तो राइट प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ गए। तो शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड लगाया जा सकता है, एक्सक्लूसिव नहीं लगाया जा सकता है, एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव भी नहीं लगाया जा सकता, शेयर्ड भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं अपने 4 लॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट इज द 2PL, कंजर्वेटिव 2PL, रिगरस 2PL एंड स्ट्रिक्ट 2PL। चारों को बारी बारी से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं।
2PL में क्या होता है कि पहले ग्रोइंग फेज आता है, फिर श्रिंकिंग फेज आता है। ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि आप लॉक को लेते हैं और सारे के सारे ऑपरेशन जो भी आपको परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करते हैं। फिर श्रिंकिंग फेज में क्या होता है कि आप लॉक को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं और जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने होता है करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रोइंग फेज में आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, श्रिंकिंग में आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं, ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई वो नहीं है। बस अगर जैसे आपने किसी लॉक को छोड़ दिया उसी टाइम से आपका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, तो लॉक को छोड़ने के बाद आप किसी नए लॉक को ले नहीं सकते। डेट्स द कंस्ट्रेंट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ कब रहे हो, लिख कब रहे हो, नो। बस पहले ग्रोइंग फेज, फिर उसके बाद श्रिंकिंग फेज। एक बार श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तो ग्रोइंग फेज नहीं होगा। लॉकिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट से आपका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट होता है, मतलब that instruction in which first you release a lock, उस पॉइंट को बोलते हैं आपका लॉकिंग पॉइंट। ठीक है। अब 2PL का फायदा क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट serializable है उसको गारंटीड कर देता है 2PL, राइट। तो मतलब कि अगर एक शेड्यूल है, ठीक है, एक शेड्यूल है, उसके ऊपर अगर आप 2PL लगा पा रहे हो तो इसका मतलब पक्के से वो जो शेड्यूल है वो कन्फ्लिक्ट serializable होगा, राइट। पर अगर किसी शेड्यूल के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका 2PL उसके ऊपर लगी जाएगा कि नहीं लगी जाएगा, राइट। कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं पर वो कन्फ्लिक्ट serializable है तो 2PL लग जाएगा, पर कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं एंड वो कन्फ्लिक्ट serializable नहीं है तो हो सकता है कि तो 2PL नहीं लग पाए। ठीक है। सेकेंड वेरिएशन इज कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL क्या होता है, सबसे ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति होता है कंजर्वेटिव 2PL। ये क्या कहता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, ट्रांजैक्शन को सपोज 3 डेटा आइटम की ज़रूरत है, तो पहले ही तीनों डेटा आइटम पे सारे एक्सक्लूसिव शेयर्ड लॉक सारे लेके रख लो पहले ही, और फिर जब तुम लास्ट में जाके कमिट करोगे ना उसके बाद लॉक को रिलीज करना। और तुम पहले ही सब पे लॉक लेके रख लोगे तो कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो दिस इज द कंजर्वेटिव 2PL। नेक्स्ट इज द रिगरस 2PL। रिगरस 2PL क्या कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी जीवन काल में जब भी लॉक लेने का मन करे ले लो, पर कभी भी लॉक को रिलीज मत करो। जब तुम कमिट कर जाओ उसके बाद ही जो भी तुमने अपने जीवन काल में लॉक लिए हैं उसको रिलीज करना। नेक्स्ट इज द स्ट्रिक्ट 2PL। स्ट्रिक्ट 2PL क्या होता है, वो रिगरस से थोड़ा सा लेस रिगरस है। मतलब कि तुमने अपने जीवन काल में जो जो लॉक लिए है उसमें तुम शेयर्ड लॉक को तो बीच में तुम कभी भी रिलीज कर सकते हो, पर एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज मत करना। एक्सक्लूसिव लॉक को जब तुम फाइनली कमिट करो उसके बाद ही रिलीज करना। ठीक है। नाउ ये कुछ इस प्रॉपर्टी से पहले टाइम स्टैम्प भी पढ़ लेते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग क्या कहता है, काफी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। कि अगर तुम्हारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है ना उस ट्रांजैक्शन को एक टाइम स्टैम्प दे दो। उसको ऐसे समझ सकते हो कि टाइम स्टैम्प मतलब एक तरीके की क्लॉक है कि जैसे अगर ट्रांजैक्शन 10 बजे आई तो उसको दे दिया T10, ट्रांजैक्शन 11 बजे आई तो उसको दे दिया T11, राइट। मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आ रही है उसको तुम एक टाइम स्टैम्प देते रहो, राइट। तो जैसे T1, T2, T3, इसको टाइम स्टैम्प दिया है 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 3। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 सिस्टम में पहले आई होगी, T2 सिस्टम में बाद में आई होगी, T1 के बाद में, और T3 जो है वो T1 और T2 दोनों के बाद में आई होगी, राइट। दूसरी चीज़ कि ये तो हो गई ट्रांजेक्शन की टाइम स्टैम्प। अब होती है डेटा टाइप की टाइम स्टैम्प की। जैसे ए आपका डेटा टाइप है तो ए के ऊपर कौन से 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, एक हो सकता है रीड और एक हो सकता है राइट। नाउ लास्ट टाइम मतलब जो एकदम लेटेस्ट वाला रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ए के ऊपर उसको हम कहेंगे ए का रीड टाइम स्टैम्प, मतलब RTS ऑन ए। जो लेटेस्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ए के ऊपर उसको हम कहेंगे WTS ऑन ए, राइट टाइम स्टैम्प ऑन ए। ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो टाइम स्टैम्प 2 प्रकार के, फर्स्ट इज द ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प जो कि फिक्स होता है। ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प फिक्स होता है एट द टाइम ट्रांजेक्शन सिस्टम में एंटर करता है, तब उसको जो टाइम स्टैम्प मिल जाता है वही उसके जीवन भर के लिए हो जाता है। पर डेटा आइटम का जो टाइम स्टैम्प है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता रहता है कि अगर एक का अभी जो रीड परफॉर्म हुआ लेटेस्ट वो 2 था, पर थोड़ी देर बाद एट T=6 उसके ऊपर फिर से एक रीडिंग परफॉर्म हुई तो ए का जो RTS था वो अपडेट होके 6 हो गए, राइट।
तो जो डेटा आइटम के ऊपर टाइम स्टैम्प होता है वो वेरी करता रहता है। अब देखना है कि टाइम स्टैम्प से हमें फ़ायदा क्या, मतलब पता कैसे चलता है कि ऑपरेशंस आपका ठीक है या फिर गड़बड़ है, राइट। मतलब बेसिकली क्या है कि ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन जैसे T1 T2 है, ये ट्रांजैक्शंस आपके ऑपरेशंस आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट। नाउ आपको क्या है कि आप जैसे सीक्वेंस के साथ में एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन का चेक करना है कि सॉरी हर एक इंस्ट्रक्शन को चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। अगर किसी भी पॉइंट पर आकर ये जो इंस्ट्रक्शन है वो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए तो ये T1 क्या करेगा, रोल बैक कर जाएगा। दिस इज द एम ऑफ द टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। अब चेक करते हैं कि जो ऑपरेशन है कैसे पता चलेगा कि ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है कि रोल बैक कराना है। देख, ट्रांजैक्शन अपने जीवन काल में दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मेजोरिटी, या तो राइट करता है तो रीड करता है। अब सपोज करो कि वो रीड कर रहा है, टी आई जो है वो रीड कर रहा है। अब टी आई रीड कर रहा है सपोज क्यू पर रीड कर रहा है, तो क्यू के पास दो टाइम स्टैम्प होंगे, एक रीड वाला एक राइट वाला। रीड से तो कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि रीड से करेगा तो रीड रीड कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, रीड कोई कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, तो रीड का कन्फ्लिक्ट किसके साथ में बनता है, राइट के साथ में बनता है। अब अगर टी का जो टाइम स्टैम्प है वो WTS ऑन क्यू से कम है, इसका मतलब कि क्यू पे जो लास्ट, मतलब सपोज करो क्यू पे जो लास्ट राइटिंग परफॉर्म हुई थी वो कब हुई थी, T=2, 2 पे परफॉर्म हुई थी, राइट। T=2 पे लास्ट राइटिंग परफॉर्म हुई थी, तो मतलब T=2 के ऊपर हमारे पास लेटेस्ट क्यू है। T=2 के पहले के जो क्यू है ना वो पुराने वाले क्यू है, राइट। तो अगर हमारे करंट टाइम स्टैम्प का करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प लेटेस्ट क्यू के राइट टाइम स्टैम्प से कम है, इसका मतलब कि हम पुरानी वाली वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं, और पुरानी वाली वैल्यू को रीड करना क्या होता है, गलत बात होती है। लेटेस्ट वैल्यू को रीड करना ही सही बात होती है, राइट। तो क्या होगा, ये इनवैलिड ऑपरेशन हो गया, मतलब यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म नहीं होगी और टी आई जो है वो रोल बैक कर जाएगा। नाउ अब सेकेंड थिंग कि जो W का लेटेस्ट राइटिंग का टाइम था, हमारा जो करंट ट्रांजैक्शन का टाइम है वो उसके बाद है, इसका मतलब कि जो लेटेस्ट कॉपी थी हम उसको रीड करना चाह रहे हैं, तो कर लो रीड, बिल्कुल वैलिड ऑपरेशन है। तो हमारे पास रीडिंग हो जाएगी और जो TI का मतलब Q का जो RTS है, Q का जो रीडिंग टाइम स्टैम्प है वो अपडेट हो जाएगा, जो करंट TS का टाइम स्टैम्प है दैट विल कम टू द RTS ऑफ Q। नाउ राइटिंग ऑपरेशन कि अगर TS जो है वो राइट कर रहा है, राइट का कन्फ्लिक्ट राइट के साथ में भी हो सकता था, रीड के साथ में भी हो सकता था। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि जो हमारा करंट टाइम स्टैम्प है जो राइट कर रहा है उसका टाइम स्टैम्प जो है वो लेटेस्ट रीड वाले से पहला है, राइट। अब देखो जो लेटेस्ट क्यू का जो लेटेस्ट रीड परफॉर्म हुआ था वो इस टाइम पे हुआ था, अब आप उसके पहले जाके राइट करना चाह रहे हो, नहीं गलत बात है ना, क्योंकि उसने यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म की, अब आप उसकी रीडिंग का जो सोर्स था आप उसी को ओवर राइट कर रहे हो, गलत बात है। अगर आप उसके बाद में ओवर राइट करोगे तो बिल्कुल ठीक बात है, आप उसको एक नई कॉपी दिखा रहे हो, तो अब जो रीडिंग परफॉर्म होगी वो इस वाले डेटा पे होगी, पर उसने जो रीड करा था आप उसका सोर्स ही आप ओवर राइट कर रहे हो, गलत बात है, राइट। तो जो रीडिंग का लेटेस्ट है उसके पहले आप राइटिंग नहीं कर सकते, तो अगर आप उसके पहले राइटिंग करोगे तो नो राइट एंड जो रोल बैक है वो हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो लेटेस्ट राइट है उसके पहले आप राइट करोगे तो गलत बात है कि नहीं, तो आपको अनवैलिड रिजल्ट हो जाएगा, तो आप रोल बैक कर जाओगे। पर अगर आपका जो राइटिंग का टाइम स्टैम्प है वो लेटेस्ट रीड के बाद का है, बिल्कुल सही बात है, लेटेस्ट राइट के बाद का बिल्कुल सही बात है, तो आप अपडेट कर लोगे, ठीक है। अब इसका एक और शॉर्टकट क्या है, इसका एक और शॉर्टकट है कि जो भी आपके मतलब आप ऐसे T1 T2 T3 ऐसे करके उनका शेड्यूल बना लो, फिर आप सारे जो है वो कन्फ्लिक्ट के पेयर्स बना लेना, ऐसे कन्फ्लिक्ट के पेयर्स, राइट। तो जितने भी कन्फ्लिक्ट के पेयर्स हैं वो सारे ट्रांजैक्शन के ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। कि मतलब कि ये ऐसे आ रहा है तो ये 2 बड़ा होना चाहिए 1 छोटा होना चाहिए, ये ऐसे आ रहा है तो 3 बड़ा होना चाहिए 2 छोटा होना चाहिए, पर जैसे ये है ये वाला एक्शन जो है वो इनवैलिड हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें 1 बड़ा होना चाहिए 2 छोटा होना चाहिए, जो कि गलत बात है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, राइट। तो जितनी भी आपके कन्फ्लिक्शन वाले ऑपरेशंस हैं पेयर्स हैं वो सारे ट्रांजैक्शन के ऑर्डर में होने चाहिए। दिस इज द
शॉर्टकट कि जब भी आप नई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो तो चेक करो कि वो किसी से कन्फ्लिक्ट तो नहीं खा रहा। अगर वो कन्फ्लिक्ट खा रहा है और वो ट्रांजेक्शन के ऑर्डर में है, कोई बात नहीं। अगर वो ट्रांजेक्शन के ऑर्डर के अपोजिट आ रहे हैं तो उसको वहीं पे रोक के रोल बैक करा दो। दिस इज द शॉर्टकट, राइट। नाउ देखते हैं हम थॉमस राइट रूल स्टैम्प। थॉमस राइट रूल स्टैम्प क्या है कि इसी का ही ये टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा लीनियंट वर्जन है, राइट। इसमें क्या था कि रीडिंग की कंडीशन सारी सेम, बस राइटिंग की एक कंडीशन बदल दी थी, ये वाली। कि अब इसमें क्या टाइम स्टैम्प में क्या होता था कि जब लेटेस्ट राइट की कॉपी हो, अगर उसके पहले तुम राइट करना चाह रहे हो तो तुम वहीं पे रुक जाओ और रोल बैक करा जाओ। इसमें क्या है कि अगर तुम लेटेस्ट राइट की कॉपी से पहले अगर लिखना चाह रहे हो तो तुम लिखो मत, कंटिन्यू करो एग्जीक्यूशन को। मतलब लिखो तो मत, पर रोल बैक मत कराओ, कंटिन्यू रखो एग्जीक्यूशन को। मतलब कि इफ योर करंट टाइम स्टैम्प इज लेस देन WTS ऑन क्यू, देन इग्नोर राइटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन TI एंड कंटिन्यू, ठीक है। दैट इज द ओनली लीनियंट थिंग ऑन थॉमस राइट रूल। मतलब कि जो राइट प्रॉब्लम है, थॉमस राइट रूल उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। इसको भी हम कैसे चेक कर सकते हैं, जो शॉर्टकट था उससे चेक कर सकते हैं। कैसे कि जैसे जैसे नया नया इंस्ट्रक्शन आते जाए उसका कन्फ्लिक्ट बनाते जाओ, एक्सेप्ट द राइट कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि थॉमस राइट रूल राइट कन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर देता है। तो जो दो कन्फ्लिक्ट बचे, कौन से कन्फ्लिक्ट बचे? रीड राइट कन्फ्लिक्ट बचे एंड राइट रीड कन्फ्लिक्ट बचा। तो जैसे जैसे नए नए इंस्ट्रक्शन आते जाएं आप रीड राइट कन्फ्लिक्ट, राइट रीड कन्फ्लिक्ट बनाते जाओ, और उनका ऑर्डर अगर ट्रांजेक्शन के ऑर्डर के सेम है तो वो आपका थॉमस राइट रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं है तो वहीं पे रुक जाओ, रोल बैक करा दो, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ DBMS। एंड लास्ट में अपने पास कंक्लूजन में ये एक टेबल है, ये टेबल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये टेबल को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ये टेबल क्या है कि जैसे अगर टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग अगर आप लगा पा रहे हो तो कन्फिक्शलाइजेबल होगा, विजुअलाइजेबल होगा, पर रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता, बास्केटलेस को इंश्योर नहीं करता, डेडलॉक फ्रीडम को बिल्कुल इंश्योर करता है। तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी आई होप सो कि मैंने आपको यहाँ पे 100% कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आपको मैंने यहाँ पे करा दिया हो। काफ़ी लंबी ये वीडियो बन चुकी होगी, ठीक है। तो अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।